एक ऐसी दुनिया में जहां निष्क्रिय दानव लॉर्ड की शक्तियों ने दुनिया भर में दंग का निर्माण किया और एडवेंचर पार्टियों ने अपने कालकोठरी रन को स्ट्रीम किया। यूके एक दाना है और एक लोकप्रिय एक रैंक पार्टी जिसका नाम थंडर पाइक है। उनके सभी सदस्य मजबूत हैं और वे आसानी से उन सभी काल कोठरी को साफ करते हैं जो वे दर्ज करते हैं। हालांकि एक बार जब वे काल कोठरी के बाहर होते हैं तो सब कुछ उनकी टीम वर्क के साथ ठीक नहीं होता है। यूके को लगता है कि उसे अपने काम के लिए उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है और एक सफल मिशन के बाद वह अपने पार्टी के सदस्यों को बताता है कि वह थंडर पाइक छोड़ने जा रहा है। पार्टी के नेता साइमन और अन्य सदस्यों ने उन्हें इस तरह के एक भिन्न होने से रोकने के लिए कहा, क्योंकि वह भी लड़ाई में शामिल नहीं होता है और बस पीछे में रहता है, अपने आइटम और स्क्रॉल के माध्यम से जलता है। वे दावा करते हैं कि वे उसके छोटे समर्थन के बिना ठीक हो जाएंगे और यह ताबूत में अंतिम नाखून है। यूके ने अपना ड्रिंक खत्म कर दिया और फिर घोषणा की कि वह पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा है और वे जा सकते हैं और अपने औरंग टैग को अपने बट को हिला सकते हैं। अगले दिन यूके खुद को बेरोजगार के रूप में पंजीकृत करने के लिए एडवेंचरर गिल्ड के पास जाता है। जैसे ही वह फॉर्म भरता है और इसे रिसेप्शनिस्ट को सौंप देता है, एक रेडहेड हो अचानक उस पर फिफड़े करता है और उसे कसकर गले लगाता है। वह उसे शिक्षक बुलाती है और जब यूके उसे देखता है तो वह उसे मरीना के रूप में पहचानता है, एक तलवार दाना जिसे उसने अपना साहसिक परीक्षण करने से पहले निर्देशित किया था। मरीना ने पहले उसकी मदद करने के लिए यूके को धन्यवाद दिया और वह पूछती है कि उसके लिए चीजें कैसे चल रही हैं। वह उसे बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर सीखता है कि वह अभी नौकरी के बाजार में है। मरीना वास्तव में यह सुनने के लिए उत्साहित हो जाती है और यह प्यासा भी तुरंत यूके को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। यूके अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलने के लिए जाता है जो मरीना के साथ उनके छात्र भी थे। एल्फ रेंजर सिल्क और पुजारी शासन दोनों को यह सुनकर खुशी हुई कि यूके अपनी पार्टी में शामिल होने में रुचि रखते हैं, लेकिन वे उनसे पूछते हैं कि क्या वह एक डी रैंक पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो अभी अपना करियर शुरू कर रहा है। यूके उन्हें बताता है कि वह इसके साथ ठीक है क्योंकि रैंक पार्टी की तरह उधम करना उसके लिए अब नहीं है। वह कहता है कि मुश्किल क्वेस्ट्स और काल कोठरी के लिए वह उपभोग्य वस्तुओं में बहुत सारे पैसे का निवेश करता था, इसलिए उसने ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन डी रैंक क्वेस्ट्स के साथ वह एक टन बचाने में सक्षम होगा। इसके साथ यूके आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी में शामिल हो गए और सीखते हैं कि लड़कियां आज कुछ मैजिक आयरन अयस्क की खोज को पूरा करने की योजना बना रही थीं। वे जादू अयस्क को खदान करने के लिए कालकोठरी में जाते हैं और यूके को यह याद है कि उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई। वह लड़कियों को बताता है कि वे आसानी से कालकोठरी की छठी मंजिल पर जादू अयस्क को पा सकते हैं, लेकिन वे उसे बताते हैं कि वे 5वीं मंजिल पर बॉस राक्षस से लड़ने से डरते हैं, इसलिए वे पास हो जाएंगे। यूके का सुझाव है कि वे पहले चौथी मंजिल पर अयस्क की तलाश कर सकते हैं और वे कालकोठरी में जाते हैं। मरीना ने अपने दादाजी को जाल की खोज के लिए छड़ी के साथ लाया है, लेकिन यह उनकी गति को धीमा कर रहा है, इसलिए यूके ने नेतृत्व करने का फैसला किया। वह लड़कियों को एक जादू लालटेन दिखाता है जो आसानी से किसी भी निम्नस्तरीय जाल का पता लगा सकता है और उसके कारण वे जल्दी से कालकोठरी का पता लगाते हैं। यूके ने याद करना शुरू कर दिया कि यह 5 साल पहले अपनी पूर्व पार्टी थंडर पाइक के साथ जाने वाला पहला कालकोठरी कैसे था और उनके योद्धा को जाल से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। अचानक वह एक राक्षस को महसूस करता है और लड़कियों को लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां वुल्फ बंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। रेशम ने उनमें से एक को जल्दी से गोली मार दी और फिर मरीना अन्य 2 के साथ निपटने के लिए आगे बढ़ती है। यूके ने अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए उस पर शारीरिक मंत्रमुग्धता जादू कर दिया और फिर उन्हें रोकने के लिए राक्षसों को छीन लिया। मरीना आसानी से 2 राक्षसों के माध्यम से काटती है और वह यह महसूस करने के लिए हैरान है कि यूके के जादू के साथ यह कितना आसान था। वह उसे बताता है कि उसने एक ही बार में 3 प्रकार के करामाती मंत्रों को डाला और हर कोई प्रभावित होता है क्योंकि एक बार में 3 मंत्रों को करने की आवश्यकता होती है। जल्द ही वे दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और अपने उपकरण और सहन शक्ति की जांच करने के बाद वे नीचे की ओर जाते हैं। अचानक ज़ोंबी खनिकों का एक समूह उन पर हमला करता है और उनसे निपटने के लिए यह शासनकाल की बारी है। रेशम और मरीना लाश के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने भड़काने के लिए समय खरीद सके और यूके ने सभी पर एक सुरक्षात्मक जादू कर दिया ताकि लाश भी करीब न आ सके। यह उसके जादू को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देता है और वह अपने पवित्र जादू के साथ सभी लाश को उड़ा देती है। हर कोई उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देता है और यूके ने टिप्पणी की कि इस तरह के पैमाने पर पवित्र जादू का उपयोग करने से बहुत अधिक मैना खर्च होती है। वह अपने मैना भंडार को चार्ज करने के लिए बारिश पर रिफ्रेश मैना नामक एक कौशल का उपयोग करता है और वह यह जानकर चकित है कि यूके इसका उपयोग कर सकते हैं। वह अपने दोस्तों को बताती है कि यह एक दुर्लभ मंत्र है जो केवल यूके जैसे रेड मैक्स का उपयोग कर सकता है और सिर्फ इस जादू के साथ किसी को तुरंत एक और एक पार्टी में भर्ती किया जा सकता है। वे सभी चकित हैं और यूके यह कहकर पृथ्वी पर काम करने की कोशिश करता है कि वह कुछ खास नहीं है। वे आगे चलते हैं और वह जमीन पर पवित्र पानी डालता रहता है ताकि पुनर्जीवित होने के बाद लाश उन पर हमला न करें। रेशम सोचता है कि यह वास्तव में महंगा होने जा रहा है और उनके पास उसके लिए बजट नहीं है, लेकिन यूके उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसने इसे खुद पीसा था। यह झटका लगता है क्योंकि यूके एक पुजारी भी नहीं है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह अल्केमी का उपयोग करके पवित्र जल बनाने के लिए लाश की शुद्ध राख का उपयोग कर सकता है। जल्द ही वे चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं और यूके कहते हैं कि वे इस मंजिल पर जादू अयस्क पा सकते हैं, लेकिन किसी भी गहरे जाने से पहले वह चाहता है कि हर कोई कुछ खाकर अपनी सहन शक्ति का पुनर्निर्माण करे।
उसके लिए वह अपने मैजिक बैग से एक पूरे गधे स्टोव को बाहर निकालता है जो लड़कियों को उत्साहित करता है। यूके उन्हें बताता है कि अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो वे किसी दिन अपना मैजिक बैग खरीद सकते हैं। वह उनके लिए अंडा और बेकन पकाना शुरू कर देता है और फिर एक जादू के बर्तन को बाहर निकालता है जो जादुई रूप से उनके लिए समुद्री भोजन का सूप बनाता है। बारिश के अंदर की गृहिणी एक बर्तन को देखने पर सूप की तुलना में अधिक गीली हो जाती है जो भोजन पकाता है, और यूके कहते हैं कि उन्होंने इसे एक उच्च स्तर के कालकोठरी में पाया और इसकी मरम्मत के लिए बहुत खर्च किया गया। उसके बाद वे खाना शुरू करते हैं और रेशम नोटिस करते हैं कि भोजन में अतिरिक्त मैना है। यूके उसे बताता है कि खाना बनाना मूल रूप से कीमिया है और उसने बाद में अयस्क के खनन के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया। जल्द ही वे एक विशाल रॉक छिपकली पाते हैं जिसमें इसकी पीठ पर खनिज अयस्क होते हैं। यूके इसे अपने जादू के साथ धीमा कर देता है और फिर मरीना उसे मारने के लिए अपने अंतिम हमले का उपयोग करती है। वह वास्तव में सिर्फ एक बार अपने परम का उपयोग करके थक गई है, लेकिन यूके ने अपने मैना को फिर से भर दिया और उसे कौशल का अभ्यास करते रहने के लिए कहा। उसके बाद वे पराजित राक्षस की पीठ पर अयस्क का खनन करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें और अधिक की आवश्यकता है और यूके का सुझाव है कि वे 5वीं मंजिल पर जाते हैं और बॉस को हराने के लिए जो वे चाहते हैं उसे पाने के लिए। लड़कियां डरती हैं क्योंकि बॉस एक कठिन राक्षस है, लेकिन यूके उन्हें बताता है कि वह उनकी मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। एक बार जब वे 5वीं मंजिल पर बॉस के कमरे में पहुंच जाते हैं तो यूके लड़कियों को बताता है कि वह अपने कौशल को दिखाने के लिए अकेले लड़ेंगे। फिर वह बॉस की लड़ाई के गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए एक फ्लोटिंग कैमरा कलाकृतियों को निकालता है और मरीना का सुझाव है कि उन्हें इसे जीवंत करना चाहिए क्योंकि यह मजेदार होगा। युक ने इसे योलो करने का फैसला किया, लेकिन फिर वह लड़कियों से प्रसारण में बताने के लिए उनकी पार्टी का नाम पूछता है। वे घबराहट से उसे बताते हैं कि उन्होंने अभी तक एक नाम के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन फिर मरीना मौके पर क्लोवर नाम के साथ आती है। वह कहती है कि तीनों लड़कियां तिप्तिया घास की साधारण पत्ते हैं और यूके चौथा और भाग्यशाली पत्ती है। सभी को नाम पसंद है। और फिर यूके लड़कियों से पूछता है कि क्या वे अपनी पार्टी के पहले लाइव स्ट्रीम में भी सुविधा देना चाहते हैं। वे बस उसे देख रहे हैं, इसलिए आप खुद को मौका दे सकते हैं और फिर कैमरे पर लाइव स्ट्रीमिंग मोड को सक्रिय कर सकते हैं। उसके बाद वह विशाल बदसूरत स्टील केकड़े को देखने के लिए बॉस रूम और सिर के अंदर का दरवाजा खोलता है। केकड़ा उस पर तुरंत हमला करता है, लेकिन यूके उसके पंजे से फिसल जाता है और फिर 5 अक्षम मंत्रों का उपयोग अंधा, जहर और पंगु बनाने के लिए करता है। केकड़ा अंधाधुंध पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूके सिर्फ इसे तुरंत कुचलने के लिए गुरुत्वाकर्षण जादू का उपयोग करता है। वह उसके साथ लाइव स्ट्रीम को समाप्त करता है और मरीना तुरंत उसे गले लगाती है, इस प्रक्रिया में लगभग अपनी हड्डियों को तोड़ती है। यूके तब केकड़े को अपने मैजिक बैग में डालता है और वे खजाने की छाती खोलते हैं जो बॉस को हराकर 1 टन खजाना और जादू अयस्क खोजने के लिए गिरा दिया गया था। उसके बाद यूके और उनकी पार्टी एक गाड़ी में शहर में वापस आ गई। वह विनम्र कार्य करता है और लड़कियों से पूछता है कि वे अपने नए पार्टी के सदस्य को 1 से 10 के पैमाने पर कैसे रेट करते हैं। सभी लड़कियां वास्तव में कालकोठरी में अपने समग्र कौशल से प्रभावित हैं, लेकिन यूके को लगता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए असहज होंगे जो उनसे बड़ी है। अचानक एक पार्टी सदस्य बन जाती है। लड़कियां उसे बताती हैं कि यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, और अचानक रेशम का एक शानदार विचार है। वह युग को बताती है कि उसे पार्टी का नेता बनना चाहिए क्योंकि वह उनमें से सबसे अनुभवी और शक्तिशाली है। यूके को भड़क गया है क्योंकि वह नहीं सोचता है कि यह एक नवागंतुक के लिए नेता बनना सही है, लेकिन अन्य लड़कियां सहमत हैं, यह कहते हुए कि उनकी पार्टी आधिकारिक तौर पर बनी थी जब उन्होंने इसे क्लोवर का नाम देने का फैसला किया था, और यह यूके को एक संस्थापक सदस्य बनाता है। जब लड़कियां उस पर दबाव डालती रहती हैं, तो यूके अंत में फोल्ड हो जाता है और पार्टी के नेता बनने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वह सभी को सुरक्षित रख सके। दूसरी ओर उनकी पूर्व पार्टी थंडर पाइक कालकोठरी में एक कठिन समय है। उन्हें यूके की जगह भरने के लिए एक आर्चर मिला है, लेकिन वह उन्हें समर्थन नहीं कर सकते जैसे कि यूके ने इस्तेमाल किया था। वे राक्षस भेड़ियों के एक पैकेट के खिलाफ संघर्ष करते हैं और यहाँ तक कि नवागंतुक ने उन पर छाया फेंक दिया, पूछा कि अगर वे इतने कमजोर हैं तो वे इतने उच्च स्तर के कालकोठरी में क्यों आए। अचानक चुड़ैल एक भेड़िया द्वारा काट लिया जाता है और हालांकि पार्टी के नेता उसे मुक्त करने का प्रबंधन करते हैं, पुजारी के पास उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त मैना नहीं है। पार्टी तुरंत पीछे हटने का फैसला करती है और जैसा कि चुड़ैल खून बहती है, पुजारी अभी भी अपने मन को रिचार्ज करने का इंतजार कर रही है। उनके पास मैना औषधियां यहाँ तक कि उपचार भी नहीं है क्योंकि यह यूके की जिम्मेदारी हुआ करता था और उनमें से किसी ने भी इसे छोड़ने के बाद इसे लेने के लिए नहीं सोचा था। नए लड़के के पास एक हीलिंग पोशन है, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से नहीं देता क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक रैंक पार्टी बेहतर प्रबंधन होगी। इस बीच यूके और उनकी पार्टी अपने पहले मिशन की सफलता का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि वे पीते हैं, यूके उन्हें बताता है कि खोज से इनाम कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्हें स्टील केकड़े की लाश को बेचने से बहुत पैसा मिला। वह लड़कियों से उनके बीच पैसे के विभाजन के बारे में पूछता है और रेशम उसे बताता है कि वे पार्टी फंड में सब कुछ डालते हैं और आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए एक भत्ता प्रणाली का उपयोग करते हैं। वह बताती हैं कि वे एक दिन अपना घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं और यूके को यह विचार पसंद है। उसी समय उनकी पूर्व पार्टी एक ही सराय में है और वे आज अपनी विफलता के बारे में शिकायत कर रहे हैं। वे यह सब नए आदमी पर दोष देते हैं, यह कहते हुए कि उन्हें उनकी मदद करने के लिए बेहतर तैयार किया जाना चाहिए था। आर्चर को इस बात से नाराज हो जाता है कि वे उसे एक गलत लड़के की तरह मान रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रसिद्ध होरेनक पार्टी बहनों का एक समूह होगा जो अपने गधे को भी पोंछ भी नहीं सकते।
वह उन्हें बताता है कि वह अपनी पार्टी को तुरंत छोड़ रहा है और यूके इसे देखने के लिए समय में ही घूमता है। वह अपनी पूर्व पार्टी पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है, इसलिए वह लड़कियों को बताता है कि हर सफल खोज के बाद उन्हें आराम करने और ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। वह कहता है कि वह इस बीच उपयोगी वस्तुओं को स्टॉक करेगा और वे तीसरे दिन दूसरे मिशन में जा सकते हैं। अचानक सरा यूके के लाइव स्ट्रीम वीडियो को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जो स्टील केकड़े को हराकर आधे दिन के भीतर वायरल हो गया है। हर कोई यूके और उनकी पार्टी में रुचि रखता है क्योंकि उन्होंने एक बॉस राक्षस को सिर्फ डिबफ मंत्र के साथ हराया था। हालांकि यह उनके पूर्व पार्टी सदस्यों को पेशाब करता है, जो सोचते हैं कि यूके अपने केडी अनुपात में सुधार करने के लिए सबसे कम लीग में खेल रहे हैं। पता चलता है कि वे यूके से ईर्ष्या करने वाले केवल लोग नहीं हैं, क्योंकि एक वसा और बदसूरत नोबल भी उसे दूर से कोस रहा है। वैसे भी 3 दिन बाद यूके एक खोज लेने के लिए गिल्ड तक पहुंचता है, जो लड़कियों के लिए काफी आसान है, लेकिन साथ ही एक अच्छा इनाम भी देता है। और रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक झरने से जादू के पत्थर प्राप्त करने के लिए सी रैंक खोज का सुझाव दिया। वह कहती हैं कि यह एक डी रैंक खोज होनी चाहिए, लेकिन कुछ अजीब राक्षस हाल ही में इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, इसलिए यह अधिक कठिन हो गया है। जैसा कि यूके इसके बारे में सोचने के बीच में है, लड़कियां वहां दौड़ रही हैं और वे इसके बारे में पूछे बिना भी खोज लेने के लिए सहमत हैं। खोज को पंजीकृत करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पत्तों के बाद ही यूके को यह समझाने का मौका मिलता है कि उन्हें खोज के दौरान एक राक्षस का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां अभी भी अधिक अंक और पैसा कमाने के लिए खोज लेने का फैसला करती हैं। यूके उन्हें तैयार होने और 30 मिनट में उससे मिलने के लिए कहता है और फिर रिसेप्शनिस्ट क्वेस्ट की रसीद के साथ आता है। वह यूके को अपनी खोज के झगड़े को लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहती है, क्योंकि वह अपने आखिरी लाइव स्ट्रीम के बाद एक मामूली सेलिब्रिटी बन गई है। वह गिल्ड को उसके साथ छोड़ देता है और तुरंत किसी को उसके पीछे ले जाता है। वह स्टाकर को एक छायादार गली में ले जाता है और यह ईर्ष्यालु बदसूरत महान हो जाता है। यूके उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कोई व्यवसाय है, और महान ने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया, उसे तुरंत क्लोवर छोड़ने के लिए कहा। युक उस पर एक स्नेयर स्पेल का उपयोग करता है और फिर फैटी से पूछता है कि क्या वह पार्टी के नेता को छोड़ने के लिए कहने के लिए अपने दिमाग से बाहर है। फैटी उसे बताती है कि उसने पहले लड़कियों को पाया और वह अपनी चीनी डैडी बनने के लिए अपनी पार्टी में शामिल हो जाएगा। लेकिन यूके को लगता है कि वह सिर्फ एक नशेड़ी है, जिसके पास आज बहुत अधिक जादू के शुम हैं। वह पार्टी छोड़ने से इनकार करता है और दूर चला जाता है, और जैसा कि नोबल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वह स्नेयर के जादू पर यात्रा करता है और खुद को बाहर निकाल देता है। एक बार जब यूके खोज पर जाने के लिए लड़कियों से जुड़ता है, तो वे उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले वसा और साल उनसे संपर्क किया था और उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल होने की पेशकश की, जैसे वह उनकी मदद कर रहे थे। हालांकि उनके कौशल मध्य थे और उन्होंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि वह जवाब के लिए नहीं ले रहा था। यूके यह भी सोचता है कि अगर वह अपनी तलवार को सड़कों पर इतनी लापरवाही से खींच सकता है, तो वह गूंगा होना चाहिए, और वह वापस आने के बाद उसे गिल्ड को रिपोर्ट करने का फैसला करता है। उसके बाद यूके अपनी खोज का विषय लाता है और कहता है कि जब खोज वास्तव में सरल है, तो उन्हें कुछ जंगली जानवर प्रकार के राक्षस से निपटना पड़ सकता है। लड़कियां उसे बताती हैं कि वे लगभग 2 महीने पहले इस क्षेत्र में गए हैं, लेकिन उन्होंने तब किसी भी राक्षस का सामना नहीं किया था और आसपास भी कोई आम जानवर नहीं थे। दूसरा भाग यूके की चिंता करता है और वह कहता है कि सभी जानवर जंगल से भागने का एकमात्र कारण एक मजबूत राक्षस के कारण है। वह लड़कियों को बताता है कि राक्षस उस समय भी जंगल में मौजूद था, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि यह सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह कहता है कि जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, वह सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, और अगर वे राक्षस में भागते हैं तो वह इसे जीवंत कर देगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि वे जीतते हैं, लेकिन अगर वे हार जाते हैं और भाग जाते हैं, वह चाहता है कि वीडियो लाइव हो ताकि गिल्ड उन्हें देख सकें और समय पर मदद भेज सकें। जल्द ही वे जंगल में पहुंचते हैं और यूके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे अंदर चलते हैं। वह समूह के अंत में चलता है, क्योंकि जंगली जानवर किसी भी समूह को पीछे से हमला करते हैं, और लड़कियों को उसके बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह एक विशेष वॉरलॉक कवच पहने हुए है जो उसे बहुत उच्च रक्षा आंकड़े देता है। वे जल्द ही झरने तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर यूके कुछ खौफ हो जाता है और तुरंत लाइव स्ट्रीम मोड को चालू कर देता है। बस 1 सेकंड बाद जंगल को आतंकित करने वाला राक्षस बाहर आता है, और यूके के हॉरर के लिए यह एक उच्च रैंकिंग वाला राक्षस है, जिसे जरनाक कहा जाता है, जो उच्च रैंकिंग वाले काल कोठरी के सबसे गहरे स्तर में पाया जाता है। हर कोई यह सुनने पर घबराहट करता है और लड़कियों के सामने यूके कदम। वह उन्हें बताता है कि उन्हें तुरंत बचने की जरूरत है, क्योंकि यदि वे जरनाक के खिलाफ लड़ते हैं तो वे मर जाएंगे। वह वापस रहने का फैसला करता है और इसे तब तक रोकता है जब तक कि लड़कियां सुरक्षा तक नहीं पहुंचती हैं और गेट बैकअप भेजता है, लेकिन अचानक मरीना अपनी तलवार खींचती है। यूके को बताती है कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ रही है। रेशम और बारिश भी उससे सहमत हैं और वे राक्षस को धीमा करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं ताकि वे इसे मार सकें। यूके के पास उन्हें कार्रवाई में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह पहले अपनी शारीरिक क्षमताओं को पूरा करता है। मरीना राक्षस को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि बारिश ने उसके जादू का जिक्र किया, लेकिन वह थप्पड़ मारती है। यूके ने लाइटनिंग मैजिक के साथ राक्षस को चौंकाने की कोशिश की और फिर उस पर कई डिबफ्स डाले, लेकिन इसके बावजूद यह धीमा नहीं लगता है। यूके को पता चलता है कि यह एक विशेष राक्षस है और वह मरीना से उसे कुछ समय खरीदने के लिए कहता है ताकि वह एक बहुत शक्तिशाली जादू का उपयोग कर सके। मरीना राक्षस के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है और फिर रेशम मदद के लिए वन राइड्स को कॉल करता है और राक्षस को दाखलताओं के साथ बांधता है।
जैसा कि दोनों लड़कियां राक्षस को स्टाल करने की पूरी कोशिश करती हैं, यूके ने अपने टियर 20 स्पेल प्रिज्मीय तीर का जाप किया। वह मरीना से कहता है कि वह विनाशकारी शक्ति के साथ राक्षस में शूट करने से पहले वापस आ जाए। जैसा कि प्रिज्मीय तीर राक्षस को मारता है, यह दर्द में कराहता है, लेकिन और कुछ नहीं होता है। यूके को लगता है कि वह किसी भी नुकसान को करने में विफल रहा, लेकिन जैसा कि राक्षस उनकी ओर चार्ज करता है, एक काला तरल अपने सभी छेदों से बाहर आने लगता है। राक्षस अपने हमले से कमजोर लगता है, लेकिन यह अभी भी उन पर हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, इसलिए शासन ने इसे एक शक्तिशाली जादू के हमले के साथ खत्म करने का फैसला किया। वह राक्षस को हिट करने के लिए टियर 20 स्पेल थंडरबोल्ट का उपयोग करती है, लेकिन इसके बावजूद यह नीचे नहीं जाता है। हालांकि यूके को पता चलता है कि राक्षस ने जो मजबूत हमलों को लिया है, उससे दंग रह गया है, और यह इसे खत्म करने का सही मौका है। वह मरीना को आगे बढ़ने और राक्षस को मारने के लिए कहता है, और वह उसकी ओर चकित हो जाता है, अपने अंतिम कौशल को सक्रिय करता है, जैसे कि आप एक महत्वपूर्ण हिट को उतारने के लिए उसकी तलवार को मौका दे सकते हैं। आकाश के साफ होने पर राक्षस का सिर नदी में गिर जाता है और यह रक्त का एक फव्वारा छोड़ देता है। सभी को इस पर राहत मिलती है और फिर यूके को याद है कि वह इस लड़ाई को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वह अंत तक लड़ाई देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद देता है और फिर धारा समाप्त करता है। वीडियो शहर में एक त्वरित हिट है और क्लोवर पार्टी की लोकप्रियता आगे बढ़ती है, लेकिन यूके की पूर्व पार्टी के नेता को उसकी वजह से नाराज किया गया है। इस बीच यूके पहले लड़ाई में बहुत अधिक मैना का उपयोग करने के बाद चक्कर महसूस कर रहा है। उसके पीछे लड़कियां उत्साह से अपनी लड़ाई के बारे में बात कर रही हैं और यूके को लगता है कि यह वीडियो उनके करियर को भारी बढ़ावा देगा। वह उनसे संपर्क करता है, उन्हें सफल मिशन के लिए बधाई देता है, लेकिन कहते हैं कि वह पहले अपने आदेशों को सुनने के लिए उन्हें स्पैम करने जा रहा है। लड़कियों ने उसका सामना करते हुए कहा कि वे उसे भी व्याख्यान देने जा रहे हैं, क्योंकि वह अभी खुद को बलिदान करने की योजना बना रही थी और उन्होंने किसी भी मामले में ऐसा होने की अनुमति नहीं दी होगी। यूके को पता चलता है कि यह एक बनाम 3 मैच है और वह लड़कियों के खिलाफ नहीं जीत सकता है, इसलिए वह कहता है कि वे बाद में की गई गलतियों की समीक्षा करेंगे। जल्द ही वे उस झील पर पहुंचते हैं जहां वे अपने मिशन को पूरा करने वाले हैं, लेकिन लड़कियों को तैरने के मूड में मिलता है। यूके उन्हें शिविर लगाने के समय में डुबकी लगाने के लिए कहता है। जैसा कि वह सुनता है कि लड़कियों को खुशी से चारों ओर छींटाक्षी कर रही है, वह याद करता है कि कैसे वह उन्हें 6 महीने पहले ही एडवेंचरस बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। वह उन्हें उन तरीकों के बारे में बताता रहा जिसमें वे खुद को और अपनी पार्टी में सुधार कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा यह एहसास होता था कि वे एक महान टीम बनाएंगे। वह अभी भी इस तथ्य से आश्चर्यचकित है कि वह एक ही पार्टी में उनके रूप में समाप्त हो गया और सोचता है कि जीवन बहुत अनिश्चित है। कुछ दिनों बाद यूके और लड़कियों को गिल्ड मास्टर द्वारा बुलाया जाता है और लड़कियां बैठक के बारे में चिंतित हैं। यूके का मानना है कि गिल्ड मास्टर जंगल में पराजित उच्चस्तरीय राक्षस के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि इस तरह की एक खतरनाक खोज को उनके जैसे डी रैंक पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए था। वह सोचता है कि आमतौर पर कोई भी गिल्ड मास्टर उनकी प्रशंसा करेगा, लेकिन वह जानता है कि इस जगह के प्रभारी बूढ़े व्यक्ति को सामान्य नहीं है। तभी गिल्ड मास्टर बेनवुड वहां पहुंचता है और वह तुरंत यूके का सामना करता है, उसे बताता है कि उसने वास्तव में इस बार कुछ परेशानी भरा है। यूके उसे बताता है कि यह उसकी गलती नहीं है और बेनवुड ने सख्ती से उसे उन चीजों को बताने के लिए कहा जो उन्होंने रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया था। उसका लहजा लड़कियों को डराता है और यूके ने उन्हें डराने के लिए बूढ़े आदमी को बाहर निकाल दिया। हालांकि यह वही था जो गिल्ड मास्टर इंतजार कर रहा था और वह युग को बताता है कि उसे पहले विनम्रता से बात करना बंद कर देना चाहिए था अगर वह चाहता था कि वह अभिनय को डरावना बंद कर दे। बेनवुड फिर बैठ जाता है और सभी को एक सीट भी लेने के लिए कहता है। वह युग से अब उसके सवाल का जवाब देने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह उस राक्षस के बारे में क्या सोचता है जो उसने जंगल में सामना किया था। युग उसे बताता है कि संकेत इसे एक अतिप्रवाह होने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वह नहीं जो आप प्रत्येक एनीमे पर पाएंगे। बेनवुड सुनवाई पर चिंतित हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट को एक जांच खोज उत्पन्न करने के लिए कहता है। इस बीच मरीना यूके से अतिप्रवाह के बारे में पूछती है और वह बताता है कि ऐसा तब होता है जब एक उत्प्रेरक राक्षसों को काल कोठरी से बाहर आने का कारण बनता है। यदि चीजें खराब हो जाती हैं तो यह एक भगदड़ का कारण बन सकता है जिसमें राक्षसों की एक विशाल सेना उनके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती है। लड़कियों को यह सुनने के लिए चिंतित हैं, लेकिन बेनवुड उन्हें बताता है कि गिल्ड जांच को संभाल लेगा। वह फिर उन चारों को नीचे गिरा देता है और उन्हें खतरे में डालने के लिए माफी मांगता है। लड़कियों को उस पर अचंभित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वे ठीक थे क्योंकि यूके उनके साथ थे। बूढ़े आदमी का कहना है कि वह धारा देखती है और उसे लगता है कि वे काफी कुशल हैं, यही वजह है कि वह उन्हें सी रैंक के लिए बढ़ावा देने जा रहा है। लड़कियों को यह सुनकर खुशी होती है और फिर बेनवुड उसे एक और अच्छी खबर देने के लिए यूके की ओर मुड़ता है। उन्हें एक रैंक में पदोन्नत किया जा रहा है क्योंकि लड़ाई के दौरान उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रिज्मीय तीर जादू एक नया जादू है और सभी गिल्ड अधिकारियों का मानना है कि उन्हें पदोन्नत किया जाना चाहिए। यूके यह भी प्रक्रिया नहीं कर सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बेनवुड पदोन्नति दस्तावेजों को बाहर लाता है और उसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। बाद में यूके और लड़कियां अपने पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए गिल्ड इन जाती हैं। मिशन से रेशम तक की कमाई पर यूकन्स जो पाता है कि यह राशि उसकी अपेक्षा से बहुत अधिक है। वह उन्हें गिनने के लिए सोने के सिक्कों को ढेर कर देती है और थैली के निचले हिस्से में बेनवुड ने एक माफी के रूप में एक प्लैटिनम सिक्का छोड़ दिया है। लड़कियां प्लैटिनम के सिक्के को देखने के लिए उत्साहित हैं और फिर रेशम का कहना है कि आज की कमाई को जोड़ने के बाद उनके पास अपना आधार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है।
वे इस विशेष अवसर का जश्न मनाने के लिए शराब पीना और खाना शुरू कर देते हैं और फिर बारिश ने युग को एक साहसी के रूप में अपने सपने के बारे में पूछा। वह उसे बताता है कि वह अनंत अंधेरे नाम के कालकोठरी की अंतिम मंजिल को चुनौती देने का सपना देखता है और इससे लड़कियां अपने पेय को थूक देती हैं क्योंकि उस कालकोठरी को हास्यास्पद रूप से खतरनाक कहा जाता है। यूके का कहना है कि यह सच है क्योंकि कालकोठरी की अंतिम मंजिल में एबिस गेट है जो अंडरवर्ल्ड की ओर जाता है। वह कहता है कि उसके पास एबिस गेट को पार करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। वह लड़कियों को अपने चाचा के बारे में बताता है जो एक महान साहसी था और उसने अनंत अंधेरे कालकोठरी की अंतिम मंजिल को चुनौती दी और गेट देखा। भले ही वह अंतिम मंजिल को साफ नहीं कर सके, लेकिन उनकी कहानियों ने यूके को किसी दिन इसे आजमाने के लिए प्रेरित किया। मरीना इस विचार को पसंद करती है और यूके को बताती है कि उन्हें जल्द ही कालकोठरी में जाना चाहिए और अपनी लड़ाई को जीवंत करना चाहिए, लेकिन वह उसे बताता है कि यह इतना आसान नहीं है। सबसे पहले उन्हें एक रैंक पार्टी में रहने की आवश्यकता है और उसके शीर्ष पर उन्हें सरकार से कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति की आवश्यकता है। लड़कियों को यह सुनकर निकाल दिया जाता है और वे वादा करते हैं कि वे और मजबूत हो जाएंगे ताकि एक दिन वे खतरनाक कालकोठरी को एक साथ चुनौती दे सकें। जल्द ही क्लोवर पार्टी एक और मिशन पर शुरू होती है और वे हमेशा की तरह अपने झगड़े को जीवंत कर देते हैं। जबकि मरीना सामने की तर्ज पर लड़ती है, यूके उसका मार्गदर्शन करता है और जादू की बाधाओं के साथ सभी की रक्षा करता है। रेशम राक्षस को नीचे टाई करने के लिए लताओं का उपयोग करता है और फिर बारिश ने एक शक्तिशाली बिजली के जादू के साथ इसे हमला किया। चीजों को खत्म करने के लिए युग राक्षस पर एक रॉक जादू को उजागर करने के लिए एक मैजिक स्क्रॉल का उपयोग करता है, इसे मारता है। लाइव स्ट्रीम को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है, लेकिन यूके की पूर्व पार्टी थंडर पाइक द्वारा नहीं। वे यूके की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन इससे भी अधिक वे अपने पतन के बारे में चिंतित हैं। वे यह सब नए सदस्यों पर दोष देते हैं जो अपनी पार्टी में शामिल होते हैं, उन्हें बेकार कहते हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी का जादूगर घायल होने के बाद हाल ही में उनके साथ बाहर जाने से बच रहा है और जब वे मिशन पर जाते हैं तो वह पीछे पड़ने लगी है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें फिर से अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए यूके को मिलना चाहिए, क्योंकि जब वह उनके साथ थे तो वे अपने मिशन को इतने बुरी तरह से विफल नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि उन्हें विजार्ड गर्ल के भुगतान में कटौती करनी चाहिए क्योंकि वह बेकार हो रही है और यूके को थोड़ा और पैसा दे ताकि उसे अपनी पार्टी में लौटने में कोई समस्या न हो। इस बीच यूके और लड़कियां अपने मिशन से शहर लौटती हैं और वे थंडर पाइक के नेता साइमन को दरवाजे पर उनके इंतजार में देखकर हैरान हैं। यूके को उसे देखने के लिए अचंभित कर दिया जाता है और वह लड़कियों को जाने और रिसेप्शनिस्ट को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, जबकि वह इससे निपटता है। लड़कियां चुपचाप अंदर जाती हैं और फिर यूके साइमन से पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। साइमन ने उसे एक ड्रिंक पर बात करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यूके ने मना कर दिया कि वह खोज के कारण थक गया है। वह अंदर चलना शुरू कर देता है, लेकिन साइमन ने उसे रोक दिया, उसे थंडर पाइक पर वापस आने के लिए कहा। मरीना और अन्य लोग उत्सुकता से दरवाजे के दूसरी तरफ से इस बातचीत को सुन रहे हैं और वे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि साइमन ने यूके को उनकी लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती और एबिस गेट को एक साथ चुनौती देने के अपने सपने के बारे में याद दिलाता है। वह कहते हैं कि यूके को यह भी कोशिश करने के लिए एक रैंक पार्टी में रहने की आवश्यकता होगी और इसीलिए उन्हें थंडर पाइक को फिर से शामिल करना चाहिए। हालांकि यूके ने अपना हाथ दूर कर दिया, उसे बताया कि वह टीम क्लोवर का नेता है और वह उन्हें छोड़ने नहीं जा रहा है। यह साइमन को पेशाब करता है और वह यूके को गैसलाइट करने की कोशिश करता है कि वह थंडर पाइक की विफलता के लिए दोषी ठहराया। हालांकि यूके उसे बड़े होने और एक वयस्क की तरह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए कहता है। वह साइमन चिल्लाते हुए गिल्ड बिल्डिंग के अंदर जाता है कि वह उसे पछतावा करेगा और यह हंगामा बदसूरत फेटो का ध्यान आकर्षित करता है जिसने अतीत में यूके पर हमला करने की कोशिश की थी। इस बीच साइमन लड़कियों को बातचीत के बारे में वास्तव में चिंतित पाता है और जब वह उन्हें आश्वासन देता है कि वह पार्टी छोड़ने नहीं जा रहा है तो मरीना उसे इतनी मेहनत करती है कि उसे लगता है कि उसकी हड्डियों की दरार है। वह किसी तरह उसे दूर धकेलने का प्रबंधन करता है और फिर वे एक साथ ड्रिंक करने जाते हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें पृथ्वी के एक लोकप्रिय कवच की दुकान से एक खोज मिलती है। यूके उन्हें बताता है कि दुकान महिला साहसी लोगों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक नई थीम शुरू कर रही है और चूंकि उनकी पार्टी 75% महिलाएं हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें पोस्टर गर्ल्स के रूप में लेने का फैसला किया है। तीनों लड़कियों को दुकान से उच्च गुणवत्ता वाला कवच मिलेगा और दुकान उनमें से वीडियो का उपयोग कर सकती है जो खुद को बढ़ावा देने के लिए डंग को साफ कर रही हैं। इस अच्छी खबर को सुनकर लड़कियां आश्चर्यचकित हैं और वे पाते हैं कि उन्हें मुफ्त में कवच मिलेगा और उसके ऊपर उन्हें खोज को पूरा करने के लिए भी भुगतान किया जाएगा। वे यह सुनने के लिए वास्तव में उत्साहित हो जाते हैं और जल्द ही उनकी पार्टी उस शहर में जाती है जहां पृथ्वी की दुकान स्थित है। जबकि यूके बाजार में इंतजार करता है, उस समय के बारे में सोचता है जब वह अपनी पिछली पार्टी के साथ इस शहर में आया था। लड़कियों को अपना नया गियर मिलता है। वे जल्द ही यूके को अपना नया ड्रिप दिखाने के लिए दौड़ते हैं और वह अपना खून अपने तीसरे पैर तक बहना शुरू कर देता है। फिर वह उन्हें बताता है कि अपनी लड़ाई को लाइव स्ट्रीमिंग करने के बजाय इस बार उन्हें खोज के अनुसार पृथ्वी को रिकॉर्डिंग सौंपना होगा। वह रिकॉर्डिंग शुरू करता है और फिर उसकी पार्टी कालकोठरी में प्रवेश करती है। यूके लड़कियों को बताता है कि यह कालकोठरी केवल 4 मंजिलें गहरी है, लेकिन इसकी सबसे कम मंजिल में एक बड़े कालकोठरी का द्वार है और उनका खोज लक्ष्य दूसरे कालकोठरी तक पहुंचना है। वे कालकोठरी के अंदर एक खुली जगह पर आते हैं और यूके एक पत्थर उठाता है और लड़कियों को दिखाने के लिए इसे नीचे फेंक देता है कि अंतरिक्ष में एक विरूपण किसी को भी यहाँ शॉर्टकट लेने की अनुमति नहीं देता है। वह उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है कि वे सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरते हैं। जबकि मरीना और सिल्क तुरंत उससे सहमत हैं।
शासन यूके से परेशान है और वह यह भी नहीं जानता कि उसने क्या गलत किया। मरीना और रेशम ने उसे बताया कि उसने पहले शासन करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह पृथ्वी की तरह सपाट है। और युग तुरंत उसके बालों के चारों ओर नए रिबन को नोटिस करता है। वह बारिश को बताता है कि वह प्यारा लग रही है क्योंकि उसका रिबन उसके बालों के रंग से मेल खाता है और यह जरूरतमंद कुदाल भड़क जाता है और तुरंत उसे गले लगाता है। इसके साथ वे काल कोठरी की अगली मंजिल पर उतरते हैं और यूके जल्द ही अपने जादू लालटेन का उपयोग करके एक जाल का पता लगाता है। वह अपनी दादी की चलने वाली छड़ी के साथ जाल को पोक करता है और अचानक सभी 4 दीवारों से बाहर पॉप करता है। वे भाले के बीच की खाई से गुजरते हैं और जल्द ही काल कोठरी के पहले राक्षस का सामना करते हैं। यह ऑक्स और रेशम का एक समूह है जो उसके धनुष को उग्र रूप से खींचता है क्योंकि कल्पित बौने से नफरत करते हैं जैसे कि ईसाइयों से नफरत है। यूके उसे शांत करने के लिए कहता है क्योंकि उसका गुस्सा उनके गठन को तोड़ सकता है, लेकिन उसे आश्वासन देता है कि वे उन बदसूरत राक्षसों को पूरी तरह से मिटा देंगे। वह आकलन करता है कि ऑक्स निम्नस्तरीय सैनिकों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे अपेक्षा से अधिक संगठित दिखते हैं। वह रेन को एक बार में उन सभी को हिट करने के लिए एक शक्तिशाली जादू के हमले को चार्ज करने के लिए कहता है और फिर अन्य 2 लड़कियों से कहता है कि वे आखिरी में छोड़े गए लोगों को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएं। यूके सभी पर जादू करता है और फिर बारिश ने उन पर एक शक्तिशाली अग्नि हमला किया जो कि ऑक्स को जला देता है। इसके बाद यूके भारी चट्टानों के साथ उन्हें कुचलने के लिए एक मैजिक स्क्रॉल का उपयोग करता है और रेशम ऑक्स की शूटिंग करके उसका समर्थन करता है। वे उनमें से 2 को नीचे ले जाने का प्रबंधन करते हैं और शेष 2 ओर्क्स उनकी ओर भागते हैं। यूके ने उन्हें धीमा करने के लिए पक्षाघात देबफ का उपयोग किया और फिर मरीना ने एक वारसी को हराने के लिए अपने अंतिम कदम का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाया। सिलप इस बीच में व्यस्त रखने के लिए दूसरे ऑर्क को गोली मारता है और फिर मरीना ने भी उस पर हमला किया, एक हड़ताल के साथ इसके सिर को खुला। यूके अपने जादू के पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए मृत ओर्क्स पर जाता है और वह रेशम से पूछता है कि क्या वह अब शांत हो गई है। वह ओर्क्स को देखने पर तनावपूर्ण होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन यूके समझता है कि यह उसके योगिनी डीएनए का एक हिस्सा है। रेशम यह सुनकर खुश है और तब मरीना एक क्षतिग्रस्त स्क्रॉल के साथ वहां आती है जो उसने एक ऑक्स के साथ पाया था। यूके ने पाया कि यह एक ऐसी कलाकृतियों है जो एक साहसी की छिपी हुई क्षमताओं को प्रकट कर सकती है। वह कहता है कि वे अभी इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह क्षतिग्रस्त है, लेकिन वह इसे अपने कीमिया कौशल के साथ मरम्मत कर सकता है। वह लड़कियों को बताता है कि उनमें से एक इसे बेचने के बजाय इसका उपयोग कर सकता है क्योंकि यह उनकी प्रतिभा को बढ़ाएगा और शायद एक नई नौकरी वर्ग भी अनलॉक करेगा। रेशम और बारिश दोनों ने उसे बताया कि उसे मरीना का उपयोग करने देना चाहिए क्योंकि उसके पास केवल एक नौकरी वर्ग है। जैसा कि मरीना इस बारे में सोच रही है कि उसे क्या नौकरी मिलेगी, एक खजाना छाती अचानक उनके सामने दिखाई देती है जो कि ऑक्स को हराने के लिए एक इनाम के रूप में दिखाई देती है। बाद में जैसा कि वे एक लंच ब्रेक लेते हैं, वे पाते हैं कि खजाने की छाती के अंदर एक मैजिक बैग था और हर कोई इसे शासन करने के लिए देने का फैसला करता है क्योंकि समर्थकों को उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद वे काल कोठरी की चौथी मंजिल पर जाते हैं और यूके लड़कियों को बताता है कि दूसरे काल कोठरी के प्रवेश द्वार को एक बॉस राक्षस द्वारा संरक्षित किया जाता था, लेकिन यह कई साल हो चुके हैं जब से एक को आखिरी बार देखा गया था। लड़कियां उनसे बॉस मॉन्स्टर के बारे में अधिक पूछती हैं और वह उन्हें शैडो स्टाकर के बारे में बताती हैं जो एक राक्षस है जो शुद्ध अंधेरे से बनी थी। मरीना दूरी में कुछ ठीक उसी तरह स्पॉट करती है और यूके से पूछती है कि क्या वह उस बारे में बात कर रहा है, और वह यह देखकर दंग रह गया कि काल कोठरी में एक वास्तविक छाया स्टाकर है। वह उस पर अपना कैमरा केंद्रित करता है क्योंकि शैडो स्टाकर वास्तव में खोजने के लिए दुर्लभ हैं। वह सोचता है कि शैडो स्टाकर उन तक जल्दी नहीं पहुंचेगा क्योंकि कोई भी उच्च मंजिल से नीचे नहीं कूद सकता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर यह साबित करने का फैसला करता है कि वह अलग है। वह नीचे कूदता है और अदृश्य बाधा को चकनाचूर कर देता है जो कुछ भी शॉर्टकट लेने से रोकता है। यूके पैनिक्स और पता चलता है कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह तुरंत लड़कियों पर कई मुग्धियों को डालने के लिए एक स्क्रॉल निकालता है, लेकिन बॉस राक्षस मरीना की ओर एक अंधेरे लहर भेजता है, उसकी बाधा को चकनाचूर कर देता है और उसे बाहर निकाल देता है। जबकि बारिश उसे चंगा करती है, यूके और सिल्क शैडो स्टाकर के खिलाफ एक स्टैंड लेते हैं। यूके उस पर चार्ज करते हैं और जैसा कि राक्षस अपने अवरोध को नष्ट कर देता है, वह समझता है कि यह जादुई ढालों को नष्ट कर सकता है। वह बॉस मॉन्स्टर को एक क्लोन के साथ विचलित करने के लिए एक भ्रम जादू का उपयोग करता है, जबकि वह इसके पीछे पहुंचता है और फिर हमला करने के लिए अपनी तलवार पर 3 आक्रामक मंत्र डालता है। हालांकि जैसे ही वह बॉस मॉन्स्टर को हिट करने वाला है, यह उसके शरीर को पूरी तरह से फ्रीज करने के लिए एक अभिशाप मंत्र का उपयोग करता है। यूके को पता चलता है कि यह राक्षस वास्तव में मजबूत और बुद्धिमान है और उनके पास इसे हराने का कोई तरीका नहीं है। वह लड़कियों को भागने के लिए कहना चाहता है, लेकिन उसका शरीर जमे हुए है और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। लड़कियों को अपने नेता को नीचे ले जाने पर देखकर घबराहट होती है और फिर शैडो स्टाकर ने उनकी ओर एक गहरा तूफान भेजा। बारिश एक पवित्र ढाल के साथ इसे अवरुद्ध करती है और फिर रेशम ने बॉस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए मजबूत दाखलताओं को बुलाया। यह सब कुछ चकमा देता है और फिर रेशम पर पीछे से रेशम पर हमला करता है, जबकि बारिश यूके को पुनर्जीवित करने की कोशिश में व्यस्त है। सौभाग्य से मरीना एक्शन में वापस आ गई है। रेशम युग की अनुपस्थिति में कमांड लेता है और पवित्र तत्व के साथ मरीना की तलवार के लिए बारिश को बताता है। बारिश ऐसा करती है और मरीना ने बॉस मॉन्स्टर पर अप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह सब कुछ चकमा देता रहता है। बारिश उस पर हमला करने के लिए एक विस्तृत दूरी के जादू का उपयोग करती है, लेकिन बॉस गायब हो जाता है और फिर मरीना और बारिश के पास दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने तेज पंजे के साथ घायल कर दिया जाता है।
इसके बाद वह सभी पक्षों की लड़कियों पर डार्क मैजिक बीम शूट करने के लिए शक्तिशाली जादू का उपयोग करता है। लेकिन जैसे ही सभी आशा खोई हुई लगती है, यूके अपनी इंद्रियों पर वापस आता है और एक स्क्रॉल का उपयोग करता है जो उनके चारों ओर एक पवित्र ढाल बनाता है। वह उच्च स्तरीय कलाकृतियों को फेंक देता है जिसने उसे घातक क्षति से बचाया और छाया स्टाकर को बताता है कि यह उसकी लड़कियों को चोट पहुंचाने के लिए भुगतान करेगा। वह तुरंत जमीन पर 1000 स्नेयर सर्कल डालता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि राक्षस कितना कठिन प्रयास करता है, वह उन सभी से बच नहीं सकता है। वह फिसलता रहता है और फिर यूके सभी डिबफ मंत्रों का उपयोग करता है जिसे वह इसे कमजोर करना जानता है। वह तब सभी लड़कियों को पीक शेप में लाने के लिए एक हीलिंग स्पेल का उपयोग करता है। इसके बाद रेशम ने बॉस मॉन्स्टर को मजबूत बेलों में बांधने के लिए एक टीयर फॉर स्पेल का उपयोग किया और फिर इसे पियर्स करने के लिए तेज कांटों का उत्पादन किया। उसके बाद मरीना अपने अंतिम कदम के साथ उस पर हमला करती है और अंत में बारिश ने अंधेरे से बने राक्षस को बहिष्कृत करने के लिए शुद्धिकरण जादू को कास्ट किया। लड़ाई उसके साथ खत्म हो गई है और मरीना तुरंत यूके को गले लगाने और अपनी पसलियों को कुचलने के लिए दौड़ती है। उसके बाद यूके ने शासन से पूछा कि उसने इस लड़ाई से शैडो स्टाकर के बारे में क्या सीखा, और वह बताती है कि वह एक अविश्वसनीय रूप से घने मैना के साथ एक ज़ोंबी थी जिसे स्वाभाविक रूप से संभव नहीं होना चाहिए। वह मानती है कि यह एक अतिप्रवाह का स्पष्ट संकेत है और हर कोई चिंतित हो जाता है। मरीना और सिल्क का सुझाव है कि उन्हें इसके बारे में सभी को सूचित करने के लिए एक लाइव स्ट्रीम शुरू करना चाहिए, लेकिन यूके उसके खिलाफ है। उनका कहना है कि वे कवच पहन रहे हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए यदि वे इसे अपने ग्राहक की अनुमति के बिना प्रकट करते हैं तो यह समस्याग्रस्त होगा। वह सोचता है कि उन्हें सिर्फ दूसरे कालकोठरी तक पहुंचना चाहिए और अपनी खोज पूरी करनी चाहिए ताकि वे गिल्ड को इसके बारे में जल्दी से सूचित कर सकें। वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन बारिश उसे रोकती है और अपनी खोज जारी रखने से पहले उसके चेहरे पर चोट को ठीक करती है। वे जल्द ही दूसरे कालकोठरी के गेट पर आते हैं और इसे छूकर अपने मिशन को समाप्त करते हैं। बाद में वे शहर लौटते हैं और यूके ने शैडो स्टाकर के अस्तित्व के बारे में गिल्ड को रिपोर्ट की। वह लड़कियों को यह बताने के लिए बाहर आता है कि उन्हें बाद में साक्षात्कार दिया जा सकता है, इसलिए वे कुछ और दिनों के लिए इस शहर में रहेंगे। वे वास्तव में यह सुनने के लिए उत्साहित हैं और यूके को बताते हैं कि उन्हें अपने खाली समय में दर्शनीय स्थल जाना चाहिए और वह खुशी से सहमत हैं। दूसरी तरफ यूके की पूर्व पार्टी थंडर पाइक के पास जाने के बाद से एक कठिन समय है। वे सूखे भोजन खाने के बारे में शिकायत करते हैं क्योंकि जब यूके उनके साथ थे तो वे अपने जादू के बर्तन के कारण हर बार कुछ नया खा सकते थे। वे वास्तव में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं और मरहम लगाने वाले और जादूगर के लिए महत्वपूर्ण चीजें छोड़ रहे हैं। उसके शीर्ष पर जादूगर को एक गलत लड़की की तरह माना जा रहा है और हर कोई उसे कुछ उपयोगी कौशल सीखने के लिए कहता है क्योंकि वह बहुत कमजोर है और लड़ाई में ज्यादा योगदान नहीं दे सकती है। वैसे भी वह अपनी पार्टी के सिर को कालकोठरी में जाने से पहले लाइव स्ट्रीम पर बदल देती है, लेकिन कुछ घंटों के भीतर वे मिशन को विफल करने के बाद गिल्ड में लौटते हैं। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराता है क्योंकि वह उन्हें बताती है कि वे हाल ही में बहुत विफल हो रहे हैं और यदि यह जारी रहता है तो वे डिमोट हो सकते हैं। यह साइमन को प्रभावित करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट व्यवसाय पर खड़ा होता है और उसे अपनी पार्टी के नाम को बचाने के लिए आसान नौकरियां लेने के लिए कहता है। उसके बाद वे शराब पीना और खाना शुरू कर देते हैं और जादूगर लड़की जेनी एक अलग मेज पर बैठती है। बड़ा योद्धा गुस्से में है कि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें डिमोट करने के बारे में बात की, लेकिन साइमन का कहना है कि वह सही थी क्योंकि वे उनमें से 4 के साथ उच्च स्तरीय क्वेस्ट्स नहीं ले सकते। किलर उसे उस मामले में एक अन्य पार्टी सदस्य को खोजने के लिए कहता है क्योंकि यह एक नेता के रूप में उसका काम है। वे तीनों जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें हर कीमत पर अपनी टीम में यूके की आवश्यकता है, लेकिन वे नहीं जानते कि वे उसे वापस आने के लिए क्या कर सकते हैं। यूके के बचपन के दोस्त होने के नाते साइमन जानता है कि वह इतनी आसानी से नहीं लौटेगा और अगर वे उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उसे समझाए। वह कहते हैं कि अगर वे यूके को दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो उन्हें अनंत अंधेरे कालकोठरी को चुनौती देने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह शुरुआत से ही उनका लक्ष्य है। उनका मानना है कि यदि वे अन्य पार्टियों के साथ एक संयुक्त खोज करते हैं तो वे यूके को आकर्षित कर सकते हैं। साइमन का कहना है कि उन्हें सिर्फ इसके बारे में गंभीर होने का नाटक करना होगा क्योंकि यूके उनके साथ जुड़ने के लिए उनके प्रस्ताव को सुनने के लिए ठीक से नहीं सोच पाएंगे। योद्धा और मरहम लगाने वाले उससे सहमत हैं, लेकिन जादूगर जेनी वास्तव में निराश है कि उसकी पार्टी कितनी कम है। दूसरी ओर यूके और उनकी लड़कियां अपनी सफल खोज के बाद शहर में वापस आ गई हैं। जैसा कि वे बाजार में टहलते हैं, हर कोई लड़कियों को पहचानता है क्योंकि वे लोकप्रिय कवच ब्रांड पृथ्वी द्वारा जारी विज्ञापन वीडियो में थे। लेकिन कुछ बुटोट पुरुषों को भी उनसे जलन होती है। वैसे भी वे अपनी पार्टी के लिए किराए पर लेने के लिए एक घर खोजने के लिए एक मिशन पर हैं। उनका ब्रोकर उन्हें पहले उपनगरों में एक घर में ले जाता है, लेकिन यूके इसे ठुकरा देता है क्योंकि यह महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित नहीं लगता है। अगला एजेंट उन्हें दूसरे घर में ले जाता है और हर कोई सोचता है कि यह पिछले एक से बेहतर है। यूके एजेंट से पूछता है कि वह इसे उनके लिए पकड़ कर रखे और वह कहता है कि उसके पास उन्हें दिखाने के लिए एक अंतिम विकल्प है। वह उन्हें अंतिम घर में ले जाता है, लेकिन यूके घबरा जाता है क्योंकि वे बंद हो जाते हैं क्योंकि थंडर पाइक का आधार भी इस क्षेत्र में है। यह सुनकर सभी लड़कियां तय करती हैं कि उन्हें तीसरी संपत्ति देखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे नहीं चाहते कि गधे का एक गुच्छा उनके पड़ोसी हो। इसके साथ वे दूसरा घर खरीदते हैं और उनके सामान को जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाता है। युग लड़कियों से पूछता है कि क्या उन्होंने अपने कमरों पर फैसला किया है क्योंकि उन्हें अपना सामान जल्दी से सुलझाना चाहिए और वे कहते हैं कि वे सिर्फ इसके बारे में सोच रहे थे।
रेशम यूके से पूछता है कि वह कौन सा कमरा चाहता है और वह भ्रमित हो जाता है क्योंकि वह उनके साथ रहने की योजना नहीं बना रहा था। वह उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि वह एक आदमी है। लेकिन लड़कियां सिंसल पर हंसती हैं जो 3 लड़कियों के साथ घर साझा करने के बारे में सोचने पर असहज हो जाती हैं। मरीना उसे बताती है कि यह उनकी पार्टी का आधार है, इसलिए उनमें से सभी को एक साथ रहना चाहिए और कोई भी मन नहीं करेगा अगर वह गलती से उन पर चलता है जबकि वे बारिश ले रहे हैं या वॉशिंग मशीन में फंस रहे हैं। और उन्हें हर समय अपने दरवाजे बंद रखने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे भी नहीं। इसके साथ वे अपने नए घर में बस जाते हैं और यूके भी एक 64 इंच ओएलईडी टेलीविजन खरीदता है ताकि वे अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को 4K में देख सकें। लड़कियां उपहार के लिए उसे धन्यवाद देती हैं और वे अपना आधार खरीदने का जश्न मनाने के लिए एक टोस्ट बनाते हैं। जब वे शराब पीना शुरू करते हैं तो रेन की टकटकी टीवी से चिपकी हो जाती है और जब यूके स्क्रीन को देखता है तो वह अपनी पूर्व पार्टी को यह घोषणा करते हुए देखता है कि वे अनंत अंधेरे कालकोठरी पर लेने जा रहे हैं। कालकोठरी की जांच करने के लिए खोज पर उनके साथ अधिक उच्च स्तरीय पार्टियां होने जा रहे हैं और यहां तक कि राज्य ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दी है। यह सुनकर यूके स्तब्ध है और उसकी लड़कियां उसे आराम देने की कोशिश करती हैं। वह उन्हें बताता है कि उसके पास कोई FOMO नहीं है क्योंकि इस मिशन के बाद भी कालकोठरी वहां जा रही है। वह कहता है कि वह कालकोठरी के निचले तल का पता लगाना चाहता है और रसातल गेट तक पहुंचता है, लेकिन अब वह अपनी लड़कियों के साथ करना चाहता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे एक दिन कालकोठरी तक पहुंचेंगे और फिर वे अपने सबसे बड़े साहसिक कार्य को जीवंत करेंगे। जैसा कि वे फिर से खाना और पीना शुरू करते हैं, एक पत्र दरवाजे के माध्यम से फिसल जाता है और यूके को पता चलता है कि यह गेट से है। वह तुरंत वहां जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे थंडर पाइक का एक निमंत्रण पत्र देता है जो चाहता है कि वह अनंत अंधेरे कालकोठरी की खोज के लिए अपनी पार्टी में शामिल हो। वे खोज के बाद उसे एक स्थायी सदस्य बनाने का वादा करते हैं, लेकिन यूके उनसे कुछ भी नहीं चाहता है और वह रिसेप्शनिस्ट से उसकी ओर से निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए कहता है। उसके बाद यूके और रेन किराने की खरीदारी करते हैं, लेकिन साइमन उन्हें वहां पाता है। वह गुस्से में है क्योंकि यूके ने अपनी पार्टी में शामिल होने के निमंत्रण से इनकार किया और पूछा कि क्या वह कालकोठरी का पता लगाने के लिए अपने सपने को भूल गया है। यूके शांत रहता है और उसे बताता है कि उसे गर्व है कि उसकी पूर्व पार्टी सबसे कठिन कालकोठरी का पता लगाने जा रही है और उसे शुभकामनाएं देती है। साइमन अपना कूल खो देता है और कहता है कि उनकी योजना को पार्टी में रहने की जरूरत है, लेकिन यूके ने फिर से मना कर दिया। साइमन चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन यूके उसे एक बार के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए कहता है। वह उसे याद दिलाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अनुरोध भेजना जो पहले से ही किसी पार्टी में है उसे बुरा शिष्टाचार माना जाता है और वह किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। गधे शूरवीर ने युग को अपनी पार्टी के जाने के बाद अपनी हर चीज के लिए दोषी ठहराया, लेकिन वह अंतिम तिनका था। यूके इसे अब और नहीं ले जा सकता है और उसे बताता है कि पार्टी को छोड़ना सबसे अच्छा निर्णय था जो उसने कभी किया था। वह साइमन पर चिल्लाना शुरू कर देता है, यह याद दिलाता है कि उसने उन सभी कार्यों को डंप किया था जिनमें उस पर लड़ना शामिल नहीं था। वह कहते हैं कि पार्टी वास्तव में आसान थी क्योंकि वह सभी महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके योगदान को महत्व नहीं दिया। साइमन को उसके गुस्से से अचंभित कर दिया जाता है, लेकिन फिर शासनकाल ने यूके का हाथ पकड़ लिया, उसे शांत कर दिया। साइमन यूके को लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है, यह वादा करते हुए कि इस बार चीजें अलग होंगी, लेकिन यूके जवाब देता है कि बहुत देर हो चुकी है। वह कहता है कि वह अपनी पार्टी के तित्याधास के साथ रहने जा रहा है और थंडर पाइक के साथ जो कुछ भी होता है वह उसकी चिंता नहीं करता है। यूके ने शासनकाल का हाथ पकड़कर चला जाता है और साइमन ने उसे शाप दिया, यह कहते हुए कि वे उसके बिना भी इसका प्रबंधन करेंगे। 2 हफ्ते बाद यूके को गिल्ड मास्टर द्वारा बुलाया जाता है जो उसे इस क्षेत्र में कालकोठरी में असामान्यताओं के बारे में बताता है जो स्पष्ट रूप से एक भगदड़ का संकेत देता है। गिल्ड मास्टर का कहना है कि यहाँ तक कि शाही विद्वान भी एक ही सोचते हैं और जिस कारण से उन्होंने अनंत अंधेरे कालकोठरी की जांच करने की अनुमति दी थी वह इस वजह से था। यूके को पता चलता है कि स्थिति उनके विचार से बहुत अधिक गंभीर है और फिर गिल्ड मास्टर का कहना है कि उन्हें अपनी पार्टी के लिए एक खोज है। वह चाहता है कि वे अनंत अंधेरे कालकोठरी की जांच करें और यूके तुरंत विचार को गोली मारता है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। वह कहते हैं कि थंडर पाइक और अन्य ओरक पार्टियां अपने दम पर क्वेस्ट्स करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, लेकिन गिल्ड मास्टर ने उन्हें सूचित किया कि थंडर पाइक सहित 2 पार्टियों ने समर्थन किया है। इसके बाद वह युग को अनंत अंधेरे कालकोठरी के एकमात्र रिकॉर्ड किए गए लॉग के बारे में एक रिपोर्ट देता है जो उसे कालकोठरी के तल तक पहुंचने के लिए अपने सपने की याद दिलाता है। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि उन्हें इस जांच का प्रभार लेने के लिए किसी को कुशल और साधन संपन्न की आवश्यकता है। बूढ़ा आदमी आपको बाहर निकलने का स्क्रॉल देता है, एक सुपर दुर्लभ वस्तु जो एक को कालकोठरी से बाहर ले जा सकती है। यूके पूछता है कि वह मिशन लेने के लिए उस पर इतना आग्रह क्यों कर रहा है और वह जवाब देता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसकी जानकारी वह भरोसा कर सकती है। तभी रिसेप्शनिस्ट वहां आता है और राजा से यूके तक आधिकारिक खोज पत्र को सौंप देता है। उन्हें पता चलता है कि अब मिशन को बंद करना कठिन होगा और गिल्ड मास्टर को बताता है कि वह अंतिम उत्तर देने से पहले अपने पार्टी के सदस्यों से परामर्श करेगा। एक बार जब वह घर पहुंचता है तो वह लड़कियों को सब कुछ समझाता है और कहता है कि उन्हें अनुरोध को ठुकरा देना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है और वे इसके लिए तैयार नहीं हैं।
हालांकि लड़कियों को लगता है कि उनके पास नवीनतम उपकरण हैं और कुछ भाग्य के साथ वे कालकोठरी की जांच करने का प्रबंधन कर सकते हैं। यूके अभी भी आश्वस्त नहीं है क्योंकि वह उन्हें खोने से डरता है और बारिश ने उसे गले लगाया, उसे उन पर अधिक विश्वास दिखाने के लिए कहा। दूसरी लड़कियां भी उसे अपने सपनों को स्वतंत्र रूप से झिझकने और पीछा करने से रोकने के लिए कहती हैं क्योंकि वे उसके साथ साहसी लोगों की दुनिया में उठना चाहती हैं। उनके शब्द युग को आत्मविश्वास देते हैं और वह लड़कियों के साथ गिल्डमास्टर के कार्यालय में जाता है और खोज को स्वीकार करता है। उनका कहना है कि उन्हें स्काउट की भूमिका में भरने के लिए एक और पार्टी के सदस्य की आवश्यकता हो सकती है और गिल्डमास्टर का कहना है कि वह पहले ही इसके लिए तैयार हो चुका है। अपने क्यू पर रिसेप्शनिस्ट एक नर्वस बिल्ली लड़की के साथ वहां आता है जो खुद को नौ के रूप में पेश करती है। वह कहती हैं कि वह निंजा के रूप में माहिर हैं और इस मिशन के लिए अपनी पार्टी में शामिल होना चाहती हैं। यूके को एक नए पार्टी के सदस्य के साथ कोई समस्या नहीं है और वे तुरंत अनंत अंधेरे कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर जाते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से पूरे समय गिल्ड बिल्डिंग के तहत था। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि गिल्ड बिल्डिंग को दुनिया से छिपाने के लिए कालकोठरी के प्रवेश द्वार के शीर्ष पर बनाया गया था। गिल्ड मास्टर यूके को बताता है कि शुरू में 3 रैंक पार्टियां थीं जो कालकोठरी में प्रवेश करने जा रही थीं, लेकिन उनमें से 2 ने समर्थन किया। यूके की पूर्व पार्टी थंडर पार्टी केवल एक ही बचा है और अभी वे कालकोठरी के अंदर हैं, लेकिन उनके प्रायोजक उनसे खुश नहीं हैं। गिल्ड मास्टर तब उसे मिशन पर सावधान रहने के लिए कहता है और उसे शुभकामनाएं देता है। यूके अपनी पार्टी की स्थिति की जांच करता है और पाता है कि वे सभी कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ कालकोठरी का प्रवेश द्वार खोला जाता है और यूके अंदर जाने से पहले लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। कालकोठरी के अंदर की जगह को अनियमित गुरुत्वाकर्षण के साथ विकृत किया जाता है, लेकिन पार्टी बिना किसी कठिनाई के मार्ग के माध्यम से चलने में सक्षम है। कैट गर्ल निंग दिशा खोजने के लिए किसी भी जाल और एक जादू के कंपास की जांच करने के लिए एक जादू लालटेन का उपयोग करती है। वह पास में कोई जाल नहीं पाती है, इसलिए वह आगे जाने का फैसला करती है और हर किसी को पकड़ने से पहले ही अपने क्षेत्र को स्काउट करती है। इस बीच लड़कियों ने युग से पूछा कि वह अनंत अंधेरे कालकोठरी में आने के बाद कैसा महसूस कर रहा है जो उसने हमेशा सपना देखा है। युग उन्हें बताता है कि यह उतना भावनात्मक या रोमांचकारी नहीं है जितना उसने कल्पना की थी, लेकिन सिल्क का कहना है कि वह काफी उत्साहित महसूस कर रही है। वह कहती है कि रोमांच शुरू करने का उसका मुख्य कारण पैसा था, लेकिन जब उसने यूके को अपने सपनों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने अपनी मानसिकता बदल दी। यही कारण है कि वह वास्तव में यूके के साथ इस कालकोठरी में खड़े होने के लिए उत्साहित महसूस करती है क्योंकि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत करीब है। यूके को यह सुनकर खुशी हुई और बस निन अपनी रिपोर्ट के साथ लौटता है। उसे पहली मंजिल पर कुछ भी खतरनाक नहीं मिला और यहां तक कि पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर भी स्थित था। लेकिन यह और भी अजीब है। पहली मंजिल पर एक जंगल के बीच में एक धंसा हुआ जहाज है और यूके कुछ भी अधिक संदिग्ध या बाहर जगह के लिए चारों ओर देखता रहता है। वह लड़कियों को बताता है कि थंडर पाइप पहले ही कालकोठरी की 8वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। मरीना का कहना है कि यह बहुत धीमा है क्योंकि उन्होंने 2 सप्ताह पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। यूके का कहना है कि उनकी गति भी धीमी होने वाली है क्योंकि उन्हें सिर्फ किसी भी अजीब चीज के लिए कालकोठरी की जांच करनी है। वे सब कुछ लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं ताकि रॉयल अकादमी के विद्वान किसी भी समस्या या संदिग्ध चीजों का पता लगा सकें। तभी नेने सभी को रोकता है क्योंकि उसका जादू दर्पण उसे दिखाता है कि एक राक्षस पास में है और वे इससे बच नहीं सकते। वे जल्द ही राक्षस में आ जाते हैं और यूके ने शासन को अपने सिर के लिए लक्ष्य के लिए एक कॉम्पैक्ट आक्रामक जादू और रेशम के साथ हिट करने के लिए कहा। वह फिर अपनी गांड से एक विशाल क्रॉसबो खींचता है और मरीना को देता है ताकि वह राक्षस पर दूर से भी हमला कर सके। बारिश एक शक्तिशाली जादू का जाप करना शुरू कर देती है और जब वह अपना समय लेती है तो यूके शार्क हेडेड मॉन्स्टर को हिट करने के लिए अपनी विशेष जादू प्रिज्मी मिसाइल का उपयोग करता है। यह बहुत नुकसान नहीं करता है और राक्षस उनकी ओर आना शुरू कर देता है, इसलिए मरीना उसे अपने क्रॉसबो के साथ शूट करती है, इसकी छाती को छेदती है। राक्षस इस वजह से उग्र हो जाता है और फिर राइन इसे आग के साथ हिट करता है जिससे वह एब्लेज हो जाता है। राक्षस अभी भी खड़ा है, इसलिए रेशम उस पर 3 तीर गोली मारता है। यह देखते हुए कि यह अभी भी सीधा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, यूके उन्हें बचाने के लिए लड़कियों के सामने हो जाता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद राक्षस आखिरकार नीचे गिर जाता है। नेने प्रभावित है क्योंकि उसे अपने कौशल को दिखाने के लिए भी नहीं मिला और उसके शीर्ष पर उसने अद्वितीय जादू को देखा जिसने यूके को प्रसिद्ध बना दिया। उसके बाद वे सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचते हैं और यूके लाइव स्ट्रीम को रोकता है जबकि हर कोई टिकी हुई है और अपनी ताकत को ठीक करती है। इसके बाद यूके सभी का ध्यान उनके सामने खजाने की छाती पर ले जाता है और सुझाव देता है कि उन्हें किसी भी विवाद से बचने के लिए इसे कैमरे से खोलना चाहिए। वह नेने को अपने चोर कौशल दिखाने के लिए कहता है और वह किसी भी जाल का पता लगाने के लिए कीहोल के चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। वह अंदर एक साधारण जाल पाती है और आसानी से गहने से भरी हुई छाती को खोलने से पहले इसे निष्क्रिय कर देती है। लड़कियों को इतने सारे गहने देखने पर डोल करना शुरू हो जाता है और यूके रेशम को उन सभी को स्टोर करने के लिए कहते हैं। एक बार जब वह किया जाता है तो वह खजाने में जो कुछ भी बचा है उसका निरीक्षण करने का फैसला करता है। वह एक रिंग कलाकृति और एक ब्लैक क्यूब विरूपण साक्ष्य पाता है जिसे वह विश्लेषण या समझ नहीं सकता है। वह लड़कियों को बताता है कि ऐसा लगता है कि विरूपण साक्ष्य एक बच्चा है जो यह भी नहीं जानता कि यह क्या है। लड़कियां यह सुनकर उत्साहित हो जाती हैं कि विरूपण साक्ष्य एक बच्चा है और मरीना और रेन दोनों इसे चाहते हैं।
यूके उन्हें बताता है कि उन्हें यह जानने के लिए गिल्ड मास्टर द्वारा इसे चलाने की आवश्यकता होगी कि यह पहले क्या है, लेकिन उन्हें यकीन है कि यह कुछ दुर्लभ है। वह फिर रायन को उसे दिखाने के लिए कहता है और फिर वह अंगूठी डालता है जो उसे सिर्फ अपनी अनामिका पर मिला था क्योंकि यह पूरी तरह से फिट बैठता है। वह उसे बताता है कि उसे इस अंगूठी का उपयोग करना चाहिए जो उसके दिमाग को स्थिर कर सकती है, लेकिन जब वह उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने कार्यों द्वारा उसके मानसिक संतुलन को नष्ट कर दिया है। बारिश पागल की तरह शर्मा रही है क्योंकि यूके ने अनिवार्य रूप से उसे प्रस्तावित किया था और अब उसे मरीना को ब्लैक बॉक्स देने में कोई समस्या नहीं है। वे उसके साथ अपने अन्वेषण को फिर से शुरू करते हैं और नेने मैजिक कंपास का उपयोग करता है जो दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार को खोजने के लिए हवा के प्रवाह का पता लगाता है। एक बार जब वे दूसरी मंजिल पर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो यूके लड़कियों से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि इस कालकोठरी के बारे में अजीब था। वे उसे बताते हैं कि जिस तरह से दृश्य बदलते हैं वह लगातार अजीब था और इसके अलावा केवल शार्क हेडेड राक्षस जगह से बाहर लग रहा था। युग सहमत है और कहते हैं कि पहली मंजिल पर उन्हें जो खजाना था वह भी असामान्य था, क्योंकि खजाना चेस्ट आमतौर पर फर्श में पाए जाते हैं जो अधिक कठिन होते हैं। वह सोचता है कि पहली मंजिल पर पाए जाने वाले शार्क राक्षस और खजाने की छाती के बीच कुछ संबंध होना चाहिए और बाद में इसके बारे में सोचने का फैसला किया। वह कहता है कि उन्हें आज के लिए वापस जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पर्याप्त खोज की है और लड़कियां सहमत हैं। वे वापस कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर चलते हैं, लेकिन फिर नेन को होश आता है कि किसी को उनकी ओर आ रहा है। यह यूके की पूर्व पार्टी है जिसे इस मिशन के लिए 2 नए सदस्य मिले हैं। साइमन अभिमानी का काम करता है क्योंकि वह यूके को बताता है कि अगर वह वैसे भी यहाँ आने वाला था तो उसे उनके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। यूके जवाब देता है कि वह अपनी योजना के लिए नहीं गिरने वाला था और फिर खुलासा करता है कि वे यहाँ राजा से एक औपचारिक मिशन पर हैं। थंडर पाइक के अन्य सदस्य बिना किसी कारण के उग्र हो जाते हैं और यूक को एक कृतघ्न कमीने कहते हैं, लेकिन साइमन ऐसे कार्य करता है जैसे वे एक ही मिशन पर भागीदार हैं। वह यूके से कहता है कि वह लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग और सभी वस्तुओं को गड़गड़ाहट के लिए इकट्ठा कर चुका है क्योंकि वे अब एक गठबंधन में हैं। वह रैंक भी खींचता है और कहता है कि यह बेहतर होगा अगर एक रैंक पार्टी में गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट बनाती है, और उनके दोस्त यूके को यह सोचकर समझाने की कोशिश करते हैं कि यह उनकी पार्टी के भविष्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वे यूके को एक महान एहसान के रूप में सोचने के लिए कहते रहते हैं और वह नाराज होने लगता है। शासन भी उनके रवैये से निराश है, इसलिए वह ब्लैकमेल यूके को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी रैंक का उपयोग करने की कोशिश करने के लिए उन पर चाबुक मारती है। साइमन के पार्टी के सदस्य उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, उसे एक डार्क एल्फ कहते हैं, और जब यूके धैर्य से बाहर भागता है वह योद्धा और पुजारी पर जोर देता है, उन्हें बताता है कि वह किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा जो अपने पार्टी के सदस्यों का अपमान करता है। यहाँ तक कि वह उनके खिलाफ अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साइमन शांत खेलने की कोशिश करता है और उसे अपनी लूट को सौंपने के लिए कहता है। युक ने बस अपना हाथ दूर कर दिया, यह बताते हुए कि वह कभी भी उनके जैसे गंदे गधे के साथ काम नहीं करेगा। वह साइमन को छोड़ देता है और अन्य लोग उसकी प्रतिक्रिया से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी लड़कियों को बताता है कि उन्हें सतह पर लौटना चाहिए। यह पूरी बातचीत लाइव स्ट्रीम की गई थी और जो हर कोई इसे देखता था वह सोचता है कि यह जल्द ही एक बड़ी समस्या पैदा करेगा। खैर, यह एक बड़ी समस्या पैदा करता है, न कि यूके की पार्टी के लिए बल्कि थंडर पाइक के लिए। इस घटना के 2 दिन बाद उन्हें गिल्ड मास्टर के मुख्यालय में बुलाया जाता है जो उन्हें बताते हैं कि उनके प्रायोजकों एलवेस के देश और गिल्ड मुख्यालय से उनके खिलाफ कई आधिकारिक शिकायतें हुई हैं। साइमन इसे गंभीरता से नहीं लेता है और कहता है कि बड़ी समस्या सी रैंक पार्टी होनी चाहिए, जैसे कि रैंक पार्टी में उनकी तरह अपमानजनक है। वह कहते हैं कि गिल्ड को कभी भी एक पार्टी के साथ एक पार्टी को अंधेरे योगिनी के साथ नहीं जाने देना चाहिए जिसमें पहली बार में कालकोठरी में प्रवेश किया गया, लेकिन गिल्ड मास्टर ने इस नस्लवादी टुकड़े को पंच किया इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर सके। गिल्ड मास्टर उसकी ओर चलता है क्योंकि वह कहता है कि चूंकि उसके जैसे एक ओरेन एडवेंचरर ने एक जीवंतिन पर एक अंधेरे योगिनी के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की थी, इसलिए इसने उनके देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। वह साइमन को गले से पकड़ता है, यह कहते हुए कि उसके कार्यों से उनके देश और कल्पित बौने के बीच गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इसे रोकने के लिए थंडर पाइक को माफी की धारा करना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें परीक्षण पर रखा जाएगा और सबसे खराब स्थिति में उन्हें हमेशा के लिए निर्वासित किया जा सकता है। वह उसे उसके साथ जाने देता है और साइमन कहता है कि यह एक नासमझ निर्णय है क्योंकि यदि वे एक रैंक पार्टी में निर्वासित हैं तो उनके पास खतरनाक कालकोठरी का पता लगाने के लिए कोई नहीं होगा। गिल्ड मास्टर से पता चलता है कि कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि यूके की पार्टी को इस मिशन के लिए एक अस्थायी रैंक दी गई है और उन्होंने पहले ही महान परिणाम दिखाए हैं। इस चेतावनी के बावजूद साइमन किसी से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और वह यूके को अपनी जीवंतम के साथ स्थापित करने के लिए शाप देता है क्योंकि वह उसे बाद में सड़क के बीच में कोसने में व्यस्त है। वसा बदसूरत नोबल वहां आता है और साइमन से कहता है कि उसके पास यूके पर बदला लेने का एक तरीका है जो उन दोनों को लाभान्वित करेगा। दूसरी ओर मरीना यूके से संपर्क करती है क्योंकि उसने ब्लैक बॉक्स कलाकृतियों के उपयोग का पता लगाया है। यूके यह जानने के लिए उत्सुक है कि कैसे एक गूंगा भी उसकी तरह उसे खोज सकता है और मरीना जवाब देती है कि उसने बॉक्स के साथ पर्याप्त समय बिताने के बाद विचार स्वाभाविक रूप से उसके पास आया। हालांकि वह खुद का उपयोग नहीं कर सकती है और उसे कलाकृतियों को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए यूके की मदद की आवश्यकता है। वह सोचता है कि उसे उसके कीमिया कौशल के स्पर्श की आवश्यकता है, लेकिन इसके बजाय मरीना उसे बॉक्स को पकड़ने और उसके बारे में सोचने के लिए कहती है। यूके मरीना के बारे में एक लड़ाकू के रूप में सोचता है और अचानक ब्लैक बॉक्स उसके लिए डिजाइन की गई एक विशेष तलवार में बदल जाता है। मरीना तलवार को देखने के लिए बहुत खुश है, लेकिन यूके को यह भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है।
मरीना उसे चीजों को समझाने से इनकार करती है और बस कहता है कि ब्लैक बॉक्स एक बच्चे की तरह था और इससे पहले कि वह काम करना शुरू कर सके एक माँ और एक पिता की जरूरत थी। युक यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता है, जबकि यह साइको कुतिया तलवार के साथ खुद को कुर करना शुरू कर देती है। अगले दिन यूके और क्लोवर पार्टी अनंत अंधेरे कालकोठरी में फिर से जाती है और वह पहले से ही जीवंतता को चालू कर देता है। वह फिर लड़कियों को बताता है कि आज के लिए उनका मिशन कालकोठरी की तीसरी मंजिल में सीढ़ियों तक पहुंचना है और वे तय करेंगे कि क्या वे वहां पाते हैं या नहीं, इसके आधार पर अधिक पता लगाना है। वे जल्दी से बिना किसी मुद्दे के पहली मंजिल को पार करते हैं और फिर दूसरी मंजिल तक पहुंचते हैं, जो उनकी अपेक्षा से बहुत अलग है। यह एक विशाल घास का मैदान है और यहाँ तक कि आकाश भी उनके बावजूद कालकोठरी के अंदर है। हर कोई इस दृष्टि से चकित है, लेकिन यूके उन्हें एक गहरी सांस लेने और खुद को शांत करने के लिए कहता है। वह कहते हैं कि कुछ कालकोठरी के फर्श के रिकॉर्ड बाहरी दुनिया की नकल करते हैं, लेकिन वे हमेशा 20वीं मंजिल की तुलना में गहरे पाए जाते हैं। वह सोचता है कि क्या यह मंजिल बाहरी दुनिया की तरह है क्योंकि कालकोठरी लेआउट बदल गया है, या अगर कुछ अनियमितता के कारण कालकोठरी की निचली मंजिलें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है और यूके पहले फर्श के बारे में अधिक खोजने का फैसला करता है। वह नेने को अपनी बात करने के लिए कहता है, लेकिन उसका कंपास जो बताता है कि हवा की दिशा काम नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ की हवा बहुत मजबूत है। बारिश से पता चलता है कि वह जल्दी से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी दूरबीन नेत्र जादू का उपयोग कर सकती है और यूके उसे आगे जाने के लिए कहता है। यह प्यासा कुदाल उसके कंधों पर चढ़ता है और वह उसकी मोटी जांघों के नीचे पिघलने लगता है। बारिश तब दूर देखने के लिए अपनी दूरबीन आईस्पेल का उपयोग करती है और उसकी आंखों के थकने से पहले दूरी में एक घर पाता है। यूके ने घर की जांच करने का फैसला किया और रास्ते में वह लड़कियों को बताता है कि खंडहर आमतौर पर डंग में पाए जाते हैं, लेकिन एक पूर्ण घर दिखाई दे रहा है एक बहुत ही संदिग्ध बात है। इसके अलावा वह आकाश में सूरज के बारे में चिंतित है। उनका मानना है कि यह कुछ प्रकार की कलाकृतियों है जो उन्हें प्रकाश और गर्मी दे रही है, लेकिन अगर यह असली सूर्य की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है तो यह रात आने पर सेट हो सकता है। वह सोचता है कि यह कालकोठरी मंजिल तंत्रों में से एक हो सकता है और सुझाव देता है कि वे कार्रवाई करते हैं जबकि सूरज अभी भी चमक रहा है। जल्द ही वे घर पहुंचते हैं और आश्चर्यजनक रूप से यह नवनिर्मित दिखता है। शासन नहीं कर सकता है कि इससे कोई भी मैना आ रहा है, लेकिन यूके ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह एक सामान्य घर है। अचानक घर का दरवाजा खुल जाता है और एक बूढ़ी औरत चाय और कद्दू पाई के साथ एक ट्रे पकड़े हुए बाहर आती है। वह यूके और लड़कियों को मेहमान के रूप में मानती है और उन्हें उसके साथ आने और चाय करने के लिए कहती है, लेकिन वे अब अविश्वसनीय रूप से सतर्क हैं। यूके ने उसके प्रस्ताव को मना कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें उसके घर के अंदर आना चाहिए क्योंकि यह संदिग्ध है, और बूढ़ी औरत का कहना है कि उसे विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जल्द ही रात होने वाला है। जैसे ही वह यह कहती है, दिन शाम में बदल जाता है और घर बड़ा होने लगता है। युग अजीब तरह से घर की ओर खींचा जाता है, लेकिन इसमें प्रवेश करने से ठीक पहले रुक जाता है और बूढ़ी औरत अपने असली रूप को एक गॉथ मम्मी होने का खुलासा करती है। वह यूके को बताती है कि वह यह महसूस करने के लिए एक स्मार्ट है कि अंदर आना खतरनाक होता, और फिर उसका घर और भी बड़ा हो जाता है, एक अंधेरे महल में बदल जाता है जहां वह एक लोली में बदलने के बाद अपने सिंहासन पर बैठती है। यूके को पता चलता है कि उनके सामने की महिला अंडरवर्ल्ड की शासक पर्सफोन है। पर्सफोन फिर से प्रभावित है कि वह कितना स्मार्ट है और कहती है कि वह अपनी आत्मा और अपने दोस्तों को अपने मनोरंजन के लिए अनंतकाल तक फंसाने जा रही है और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। युग अचानक उसके सामने घुटने टेकता है, सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन करता है और कहता है कि जब वह समय आएगा तो वह फिर से मिलेगा, लेकिन आज नहीं। पर्सफोन अनिच्छा से अपना वचन लेता है, लेकिन वह हमेशा अपने वादे की याद दिलाने के लिए उस पर एक अभिशाप का निशान डालती है। इसके साथ यूके लड़कियों को तुरंत पहली मंजिल पर वापस जाने के लिए कहता है और शारीरिक मंत्रमुग्धता जादू का उपयोग करता है, जिससे उन्हें सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति मिलती है, इससे पहले कि महल की अंधेरी धुंध उन्हें पकड़ ले। यूके लाइव स्ट्रीम को समाप्त करता है और उसकी लड़कियां उसे एक दर्पण देती हैं ताकि वह उसके चेहरे पर अभिशाप का निशान देख सके। रायन इसकी जांच करता है और पाता है कि यह उसके स्तर से परे है और यूके उसे बताता है कि जैसे ही वे इसके बारे में कुछ करने के लिए घर पहुंचेंगे वह मंदिर में टकराएगा। वे उसके साथ दोपहर का भोजन करना शुरू करते हैं और यूके लड़कियों को बताता है कि वे सिर्फ परसेफोन के क्षेत्र में थे, जिसका उल्लेख पुराने मिथकों में किया गया है, जहां दिन का समय पृथ्वी की तरह है, जीवन से भरा है। लेकिन जब रात आती है तो यह अंडरवर्ल्ड बन जाता है और सब कुछ उलट जाता है। यूके अचानक कालकोठरी में पाए जाने वाले अंडरवर्ल्ड के बारे में एक सिद्धांत के साथ आता है और कहता है कि यह कालकोठरी के अंत में स्थित एबिस गेट के कारण होना चाहिए। उनका कहना है कि अलग अलग दुनिया एबिस गेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है और अनंत अंधेरे को एक विशेष कालकोठरी होना चाहिए जो इसके अंदर उन दुनिया को दोहरा सकता है। वह सोचता है कि पर्सफोन की दुनिया ऐसी दुनिया में से एक है, लेकिन बड़ा रहस्य यह है कि कालकोठरी की दूसरी मंजिल पर कितना खतरनाक था। अचानक यूके एक और सिद्धांत के साथ आता है जिसमें कहा गया है कि शायद वे दूसरी मंजिल पर नहीं गए, लेकिन तीसरी मंजिल पर, जो कालकोठरी की अंतिम खोज की गई मंजिल है। बारिश उसके साथ सहमत लगती है और वह कहती है कि शायद सीढ़ियां उन्हें फर्श का एक गुच्छा छोड़ रही हैं और उन्हें उचित क्रम में जाने के बजाय यादृच्छिक फर्श पर ले जा रही हैं।
यूके आश्चर्यचकित करता है कि क्या उन्हें तुरंत बाहर टेलीपोर्ट के लिए बाहर निकलने के स्क्रॉल का उपयोग करना चाहिए, लेकिन लड़कियों का सुझाव है कि उन्हें अपनी ताकत ठीक करनी चाहिए और चरम कदम उठाने से पहले उनके ऊपर फर्श तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यूके उनके सुझाव को सुनता है और वे सभी सो जाते हैं। अगले दिन यूके साइमन की आवाज सुनने पर अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि वह बंधा हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है और साइमन उसे बताता है कि उसने उसके साथ स्कोर का निपटान करने के लिए यहाँ उसका पीछा किया। वह यूके से कहता है कि वह कुछ भी नहीं करने की कोशिश न करे क्योंकि उसकी पार्टी में उसकी लड़कियों को बंधक बना दिया गया है और उन्होंने रिक की गर्दन के चारों ओर एक गुलाम कॉलर भी डाल दिया है जो उसे अपने एक प्रायोजक से मिला है। यूके उसे बताता है कि अगर इस बारे में शब्द बाहर निकल जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन साइमन को परवाह नहीं है क्योंकि वह पहले से ही रॉक बॉटम में है। वह यूके को बताता है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें लड़कियों को चोट नहीं लगती है और इसमें उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शामिल है जो पढ़ता है कि क्लोवर और थंडर पाइक ने मिशन शुरू होने पर एक गठबंधन का गठन किया था और एलवेज के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी क्लोवर में आम थी। थंडर पाइक बस वही कर रहा था जो वे करते हैं, इसलिए पूरी समस्या की जड़ यूके है जिसने यह सब शुरू किया। अनुबंध के अनुसार यूके हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेने जा रहा है और उसकी पूरी पार्टी को उन नुकसान के लिए कवर करने के लिए थंडर पाइक में अवशोषित किया जाएगा। यूके इस सब को पढ़ने के लिए सहमत है और वह कहता है कि उसे लगा कि साइमन सिर्फ एक बेवकूफ था, लेकिन वह एक पूर्ण एक छेद बन गया। साइमन ने उसे यह कहने के लिए लात मार दी और फिर उस पर गुस्से में पेट भरना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अगर वह अनुपालन नहीं करता है तो वह लड़कियों को अपनी पार्टी में सभी एसटीडी में दे देगा और फिर उन्हें मार देगा। फिर वह इस विषय से दूर हो जाता है और उसे हराते हुए अपनी पार्टी के दुर्भाग्य के लिए युग को कोसना शुरू कर देता है। थंडर पाइक के योद्धा ने साइमन को अपना समय बर्बाद करने से रोकने और लड़कियों को उसके साथ साझा करने के लिए कहा और इससे बचने के लिए युग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह इस पर हस्ताक्षर करने वाला है, कालकोठरी हिलने लगती है और फिर फर्श अचानक गिर जाता है। साइमन और उसके दोस्त पहले नीचे गिर जाते हैं और जब यूके अपनी लड़कियों की मदद करने के लिए जाता है तो वह पाता है कि साइमन ने अपना मैजिक बैग लिया है। वह इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है और उनके नीचे की जमीन भी ढह जाती है। हालांकि जादूगर लड़की जेमी, जो थंडर पाइक के स्कमबैग्स के साथ बनाए रखने के लिए मुश्किल लग रही है, अपनी गिरती गति को धीमा करने के लिए एक जादू का उपयोग करती है। युग उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद, और साइमन उसे कोसना बंद नहीं कर सकता। तभी ओर्क्स का एक विशाल भीड़ बाहर आ जाती है और जेमी तुरंत साइमन को जागने और अपनी लड़कियों को मुक्त करने से पहले अपना मैजिक बैग देता है। साइमन ऑर्क्स को दूर रखने के लिए एक स्क्रॉल का उपयोग करता है और फिर बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने के स्क्रॉल का उपयोग करने का फैसला करता है। वह जेमी से साइमन और अन्य लोगों को भी रेंज में लाने के लिए कहता है और वह पूछती है कि क्या वह इसके बारे में निश्चित है। युग का कहना है कि कानून तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है, लेकिन साइमन के पास अन्य योजनाएं हैं। वह बारिश को बंधक बनाता है और युग को उसे बचाने के लिए कहता है कि क्या वह लड़की को देखना चाहता है। ऑर्क्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और मरीना और अन्य लड़कियों ने उन्हें पकड़ लिया। साइमन एक बार फिर यूके को उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन फिर जैम ने उसे पीछे से निपटाया, जिससे शासनकाल दूर हो गया। साइमन उसे मारता है और फिर एक विक्षिप्त लुनाटिक की तरह यूके की ओर चलना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि अपने पार्टी के सदस्यों को छोड़ देता है जो आगे नहीं बढ़ सकते। जेमी ने अपने घुटने पर एक जादू की गोली मार दी ताकि वह अब यूके को चोट पहुंचा सके। यूके उसे अब आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, इसके बजाय अपनी पुरानी पार्टी के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करने का फैसला करती है। साइमन ने उसे मानने के लिए दास्कॉलर के माध्यम से शासन करने की कोशिश की, लेकिन यूके उससे पहले अपनी पार्टी को दूर कर देता है। साइमन इस वजह से निराश और हताश हो जाता है और वह अपने शरीर में निषिद्ध मांसपेशियों का रस डालने का फैसला करता है ताकि उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे ऑक्स के खिलाफ लड़ाई हो सके। जल्द ही यूके और उनकी पार्टी उनके घर पहुंचती है और उन्हें यूके के बैग में एक रिकॉर्डिंग पत्थर बचा हुआ है। इसमें जेमी का एक संदेश है जो सिर्फ यूके से हर चीज के लिए माफी मांगना चाहता है। वह कहती है कि यूके ने हमेशा अपने बीमार भाई के लिए एक आवश्यक दवा की व्यवस्था की और वह उसे यह जानने के लिए उसे मुफ्त में देने के लिए उसे परेशान करती रही कि यह कितना महंगा था। वह इसके बारे में दयनीय महसूस करती है और कहती है कि उसने अपनी पार्टी छोड़ने के बाद ही यूके का मूल्य सीखा। वह सोचती है कि अगर उसने उससे पहले उससे माफी मांगी थी तो उसने उसे माफ कर दिया होगा और यहाँ तक कि उसे अपनी पार्टी में शामिल होने दिया। अब वह सोचती है कि इस तरह की किसी भी चीज के लिए बहुत देर हो चुकी है और यही कारण है कि वह अपने पिछले कार्यों के लिए इस संदेश को रिकॉर्ड कर रही है। अचानक साइमन उसका नाम चिल्लाता है और वह अचानक रिकॉर्डिंग को समाप्त कर देती है, लेकिन यह खुलासा करने से पहले नहीं कि थंडर पाइक के बुरे कामों की सूची मैजिक स्टोन पर दर्ज की जाती है। यूके संदेश को देखने के लिए भयानक लगता है क्योंकि सब कुछ के बाद जैम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कालकोठरी से बच गया, उसने उसे मरने के लिए पीछे छोड़ दिया। शासन ने उसे सुकून देने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, और फिर गिल्डमास्टर उन्हें बताता है कि उसे सिर्फ अनंत अंधेरे कालकोठरी से एक संकट संदेश मिला है। वह टीवी पर संदेश खेलता है और यह जेमी से सिर्फ एक आवाज नोट है जिसमें कहा गया है कि कालकोठरी खराब आकार में है और फर्श अलग हो रहे हैं। गिल्डमास्टर का कहना है कि वे सोच रहे हैं कि क्या उन्हें एक बचाव दल भेजना चाहिए या नहीं, और यूके ने अचानक स्वयंसेवकों को जनी को बचाने और बचाने के लिए स्वयंसेवकों को भेजा। वह गिल्ड मास्टर से बाहर निकलने का एक और स्क्रॉल खोजने के लिए कहता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि वह यह तय करने वाला होगा कि क्या यह बचाव मिशन भेजने के लायक है। वह उसी के साथ कमरा छोड़ देता है और युग अपनी लड़कियों को बताता है कि वह जेमी को बचाने के लिए अकेले जाएगा।
लेकिन लड़कियां उसे बताती हैं कि वे भी जेमी को अपना जीवन दे रहे हैं, इसलिए वे साथ आएंगे। युक ने तब शासन की गर्दन के चारों ओर गुलाम कॉलर के बारे में कुछ करने का फैसला किया और वह कॉलर को निष्क्रिय करने के लिए एक अज्ञात मंत्र का पाठ करता है। यह देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है और शासनकाल कहता है कि उसने कभी इस तरह के जादू के बारे में नहीं सुना है। यूके का मानना है कि यह कुछ प्रकार का अंधेरे जादू का जादू है जो उसके शाप के निशान के साथ मौत की देवी द्वारा उसे मजबूर किया गया था। जबकि लड़कियां उसके बारे में चिंतित हैं, यूके को लगता है कि यह एक अच्छी बात है कि उसे मौत की देवी का ध्यान आकर्षित किया। उस रास्ते से वह बचाव मिशन की योजना बनाना शुरू कर देता है जब कोई अचानक अपने दरवाजे पर काफी हिंसक रूप से दस्तक देना शुरू कर देता है। यूके दरवाजा खोलता है और वहां बसा बदसूरत महान पाता है जो उसे बताता है कि उसे अपने गुरु के लिए जल्दी से दरवाजा खोलना चाहिए था। यूके उसे अपने घर से दूर नरक को दूर करने के लिए कहता है और जब आदमी उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है वह बस उसे लात मारता है जहां यह सबसे अधिक दर्द होता है। उनके गार्ड उके पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन मरीना और नेने ने जल्दी से उन्हें खटखटाया। इंसल यह देखकर हैरान है कि लड़कियां अभी भी अपने आदेशों के खिलाफ जा सकती हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि साइमन ने गुलाम कॉलर को शासनकाल के चारों ओर रखा था। वह रिमोट कंट्रोल को बाहर निकालता है और बारिश के लिए कॉल करना शुरू कर देता है और वह जल्द ही दरवाजे पर पहुंचती है। इंसल खुश हो जाता है यह सोचकर कि वह उसका पालन कर रही है, लेकिन बारिश उसे एक क्राउबर के साथ चेहरे पर मारती है, उसे नीचे गिरा देती है। राइन उस वजह से कमीने को जीवित रहने देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह गुलाम कॉलर को अपनी गर्दन के चारों ओर डालती है और उससे रिमोट कंट्रोल लेती है। उसे बताती है कि अगर वह फिर से उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वह सबसे दर्दनाक और शर्मनाक तरीके से मर जाएगा। इंसल खुद को उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह सिर्फ युग से खड़ा है और उसका हाथ पकड़ती है, यह कहते हुए कि वह अब उसके बारे में है। यहां तक कि युग यह सुनकर आश्चर्यचकित है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि फैटी कभी भी शासनकाल के पास भी नहीं आती है। वह उसके पास जाता है और एक अंधेरे जादू का उपयोग करता है जो उसके खून को सचमुच उबाल देगा जब तक कि वह मर नहीं जाता है अगर वह बारिश के करीब आता है। वसायुक्त यह सुनकर बाहर निकलता है और फिर यूके मरीना और अन्य लोगों से उसे गार्ड को सौंपने के लिए कहता है। उस शाम के बाद यूके और लड़कियों ने डंगनरन के लिए सभी तैयारी की है, लेकिन वे अभी भी बाहर निकलने के स्क्रॉल को याद कर रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यूके को डर है कि गिल्ड मास्टर को समय में एक और एक नहीं मिल सकता है क्योंकि वे बहुत दुर्लभ हैं। जब एक अनुभवी साहसी नाम का नाम ल्यूसेंट ने अपने दरवाजे पर दस्तक देता है, वह युग को बाहर निकलने का स्क्रॉल देने के लिए है क्योंकि उनका मानना है कि दोस्तों को खतरे से बचाना एक साहसी के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। अपने बैग में स्क्रॉल के साथ यूके ने फिर से कालकोठरी में प्रवेश करने का फैसला किया, इसके बावजूद कि गिल्ड मास्टर ने उसे बताया कि कालकोठरी को शाही आदेशों द्वारा सील किया जा रहा है और उसे प्रवेश करने के लिए दंडित किया जाएगा। बूढ़ा आदमी यूके से पूछता है कि क्या वह भी जानता है कि जैम को वहां कैसे ढूंढना है, और वह इस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि सीढ़ी अलग अलग दुनिया की ओर ले जाती है जो साहसिक कार्य के अवचेतन विचारों से प्रभावित होती है। गिल्ड मास्टर और रिसेप्शनिस्ट ने अपने गौरव के दिनों को याद किया जब उन्होंने कालकोठरी पर छापा मारा और यूके का सिद्धांत उनके लिए समझ में आता है। वे यूके को अपने मिशन के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वह सिर्फ उन्हें एक स्वागत पार्टी की तैयारी शुरू करने के लिए कहता है। इसके साथ यूके और उनकी पार्टी अनंत अंधेरे में प्रवेश करती है और वे तुरंत कुछ राक्षसों में भाग जाते हैं। यूके के साथ लड़कियों को समर्थन जादू के साथ समर्थन करने के साथ वे उन्हें जल्दी से हराने और सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं। जब वे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो यो जेमी को बचाने के बारे में सोचता रहता है और उसकी चाल काम करती है क्योंकि दूसरी मंजिल उनके शहर की एक बहुत ही क्षतिग्रस्त प्रतिलिपि बन जाती है। नीन को एक ब्लड ट्रेल मिल जाता है और वे तुरंत उम्मीद करते हैं कि जेमी अभी भी जीवित है। वे उसे उसके अपार्टमेंट के पास बेहोश पाते हैं, लेकिन फिर उनके आश्चर्यचकित करने के लिए साइमन बाहर आता है और यूके को बताता है कि वह वैसे भी उसकी तलाश में आने वाला था। आप विश्वास नहीं कर सकते कि साइमन अभी भी जीवित है, लेकिन रेशम उसे बताता है कि वह नहीं है। वह एक अंधेरे और मुरमैना को अपने शरीर से बाहर आ रही है, ठीक उसी तरह जैसे वह शैडोस्टॉकर से महसूस करती है, और वह निश्चित है कि वह एक ज़ोंबी है। यूके अंत में समझता है कि फैट इंसेल ने साइमन को एक शक्तिशाली कलाकृतियों को दिया होगा जिसने उसे एक ज़ोंबी में बदल दिया ताकि वह अपनी मृत्यु के बाद भी लड़ते रह सके। साइमन यूके को बताता है कि वह उसे अपने द्वारा किए गए हर काम के लिए भुगतान करेगा और डार्क एनर्जी की एक शक्तिशाली लहर को छोड़ देगा, और मरीना तुरंत उसका सामना करने के लिए आगे चार्ज करती है। यूके जल्दी से उसे बफर करता है और वह पीछे हटने से पहले साइमन की बाह को काटने का प्रबंधन करती है। हालांकि यह व्यर्थ है क्योंकि वह तुरंत इसे वापस बढ़ाता है। फिर वह यूके की ओर अंधेरी ऊर्जा का एक और फटने का उपयोग करता है जो एक पवित्र जादू ढाल बनाने के लिए एक स्क्रॉल का उपयोग करता है। साइमन तुरंत घनिष्ठ मुकाबले के लिए उसकी ओर चार्ज करता है, लेकिन यूके अपने हमले को चकमा देता है और उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता है। इस बीच रेशम और बारिश साइमन को फंसाने के लिए अपने जादू के मंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन वह आसानी से उन्हें अपने अंधेरे जादू के साथ नष्ट कर देता है। यूके तुरंत उस पर सिर पर हमला करता है और साइमन चिल्लाता रहता है कि वह उसे मार देगा और वह जो भी प्यार करता है उसे नष्ट कर देगा। यूके उसे लगातार मारता है, लेकिन साइमन तुरंत सब कुछ से ठीक हो जाता है। यूके कुछ कदम पीछे ले जाता है और उस पर हमला करने के लिए अपने विशेष स्पेल प्रिज्मी मिसाइल का उपयोग करने का फैसला करता है। साइमन मैजिक हेड लेता है और अनहेल्दी रहता है, आश्वस्त रहता है कि उसका अमर शरीर इसके द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा, और यह वही है जो यूके चाहता था।
साइमन का शरीर अचानक अलग अलग जगहों पर फटने लगता है और वह हर जगह से अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू कर देता है जहां एक विस्फोट होता है। वह मांस का एक बढ़ती गांठ बन जाता है और कुछ भी नहीं समझता है। मरीना भी उलझन में है, इसलिए यूके उसे बताता है कि उसने प्रिज्मी मिसाइल को संशोधित करने के लिए परसेफोन की शक्ति का उपयोग किया था ताकि जब तक लक्ष्य जीवित न हो तब तक यह सक्रिय रहे। चूंकि साइमन अब अमर है, इसलिए वह अनंत काल तक जादू से पीड़ित रहेगा। साइमन ने यूके से अपने जादू को रोकने के लिए कहा, उसे याद दिलाया कि वे बचपन के दोस्त हैं। लेकिन उसके पास कमीने के साथ कोई लेना देना नहीं है और वह दूर चला जाता है जबकि साइमन विस्फोट करता रहता है और कैंसर की तरह बढ़ता रहता है। इस बीच बारिश जैमे को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन न तो हीलिंग जादू और न ही औषधि उसके घावों पर काम करती है जो साइमन के डार्क मैजिक के कारण हुई थी। वह जीवित रहने की उम्मीद खो चुकी है और मरने से पहले एक अंतिम बार यूके से माफी मांगती है, लेकिन वह उसे अभी तक हार न मानने के लिए कहती है। वह परसेफोन की शक्ति का उपयोग उससे सभी शापों को दूर करने के लिए करता है, तुरंत उसकी चोटों को ठीक करता है। जैसे ही उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं, जेनी बेहोश हो जाती है, लेकिन बारिश निश्चित है कि वह अब बेहतर होगी। अचानक आकाश अंधेरा हो जाता है और छाया स्टाकर का एक गुच्छा कहीं से भी बाहर निकल जाता है। वे साइमन के अलावा फाड़ने लगते हैं और वह दर्द में चिल्लाता रहता है जबकि उसका शरीर बढ़ता रहता है। यूके उस आदमी को विदाई देता है जो कभी उसका दोस्त था क्योंकि वह बाहर निकलने के स्क्रॉल का उपयोग करता है, साइमन को अनंत काल के लिए कालकोठरी में पीड़ित करता है। इस घटना के एक हफ्ते बाद गिल्ड मास्टर यूके और जैन को अपनी सजा को सौंपने के लिए बुलाता है। यूके और उनकी पार्टी की सजा उनके स्कोर की कटौती और किसी भी साहसी काम पर 1 महीने का प्रतिबंध है, जबकि जेनी की सजा 1 वर्ष के लिए उसके साहसिक लाइसेंस को रद्द कर रही है। उनमें से कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता है कि वे इस आसान से उतर रहे हैं, लेकिन पुराने गिल्ड मास्टर उन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचने के लिए कहते हैं। वे उसके बाद गिल्ड को छोड़ देते हैं और जैमे अभी भी यूक से माफी मांगना बंद नहीं कर सकता है कि थंडर पाइक ने उसके साथ किया। वह इतने लंबे समय तक अपनी दया का लाभ उठाने के लिए दयनीय महसूस करती है और बदलना चाहती है, लेकिन यूके उसे बताता है कि वह पहले से ही काफी बदल चुकी है। जैमे उसके लिए गिरना शुरू कर देता है और वह उसे एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ धन्यवाद देता है, इससे पहले कि वे दोनों अपने घरों के सिर। उसके कुछ दिनों बाद यूके ने गिल्ड रिसेप्शनिस्ट का दौरा किया, जो नेन को टीम क्लोवर का एक स्थायी सदस्य बनाने के लिए। रिसेप्शनिस्ट को यह सुनकर खुशी हुई और कहा गया कि वह तुरंत कागजी कार्रवाई शुरू करेगी। यूके का सुझाव है कि उसे पहले नेने से उस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन महिला जानती है कि वह क्या कर रही है। वह कमरे का दरवाजा खोलती है और नीन, जो उन पर झपकी ले रहा था, तुरंत जमीन पर गिर जाता है। रिसेप्शनिस्ट कैट गर्ल पर उसके लिए बाहर निकलता है, लेकिन यूके उसे बताता है कि यह ठीक है। वह तब नेने से पूछता है कि क्या वह अपनी पार्टी में शामिल होना चाहती है और वह अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए खुश है। अचानक रिसेप्शनिस्ट नेने को गले लगाता है क्योंकि उसके गुरु के रूप में वह वास्तव में खुश है कि वह वास्तव में एक महान पार्टी में शामिल हो रही है। उनके स्पर्श का क्षण खत्म होने के बाद यूके नेने के साथ कमरे को छोड़ देता है, जो उसे बताता है कि वह यहाँ रेशम से एक पत्र देने के लिए थी। जैसा कि यूके ने पत्र खोला है, वह नेने को बताता है कि उन्हें घर जाने से पहले जेमी पर जांच करनी चाहिए और बिल्ली की लड़की चुपचाप उसका पीछा करती है। जेमी अब एक लाइब्रेरियन बन गई है और वह उच्च अलमारियों में किताबें रखने के लिए अपने जादू का उपयोग करती है। यूके और नीन कमरे में आते हैं और छोटी छोटी बातें करना शुरू करते हैं। यूके जैन को बताता है कि यह कमरा गिल्ड मास्टर का था, लेकिन यहाँ बहुत सारी अलग अलग किताबें लाने के बाद वह इसे बनाए नहीं रख सका। जैमे ने कहा कि कमरे में सभी पुस्तकों और रिकॉर्डों को व्यवस्थित करने में उसे 1 सप्ताह लगेगा और यह नेने को बहुत प्रभावित करता है क्योंकि उसके जैसे एक डिम्बिट को भी ऐसा करने के लिए 1 पूरे वर्ष की आवश्यकता होगी। जेन को उस पर अचंभित कर दिया जाता है, लेकिन फिर वह शांत हो जाती है और यूक को धन्यवाद देता है कि वह गिल्ड में नौकरी पाने में मदद करे। वह अपने भाई के लिए दवाएं प्रदान करने के लिए भी उसे धन्यवाद देती है और फिर पूछती है कि क्या उसे उससे कुछ भी चाहिए। यूके उसे बताता है कि यह रेशम है जो वास्तव में उससे बात करना चाहता है। वह जेनी से अपने घर से रुकने के लिए कहता है जब वह घर वापस जा रही है, लेकिन विषय के बारे में कोई सुराग नहीं है। वैसे भी जेनी लगभग अपने दिन के काम के साथ किया जाता है, इसलिए वह यूक और नीन के साथ तय करती है क्योंकि वे घर जाते हैं। वे उबाऊ लोगों की तरह मौसम के बारे में बात करना शुरू करते हैं और नीन का कहना है कि वह सर्दियों को पसंद नहीं करती है। यूके उसे बताता है कि उसके गृहंगर को सर्दियों के दौरान बहुत सारी बर्फ मिली थी और वह अपने बचपन में साइमन के साथ मजेदार क्षणों को याद करना शुरू कर देता है। वह उसकी वजह से उदास हो जाता है, लेकिन लड़कियों को एहसास होता है कि वह क्या सोच रही है और उसे इससे बाहर कर देती है। जल्द ही वे अपने घर पहुंचते हैं और यूक लड़कियों से पहले जाने का आग्रह करता है। वे अपने कार्यों के बारे में आश्चर्यचकित और संदिग्ध हैं, लेकिन फिर भी उनका अनुसरण करने का फैसला करते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, रेशम और अन्य लोगों ने नेन और जेनी को क्लोवर पार्टी में स्वागत करने के लिए कुछ पार्टी पॉपर्स को फोड़ दिया। दोनों वास्तव में आश्चर्यचकित हैं, लेकिन यह वही था जो यूके और उनकी लड़कियों ने उनके लिए योजना बनाई थी। जेनी उन्हें धोखा देने के लिए उस पर पागल हो जाता है, लेकिन नेन वास्तव में इसके बारे में रोमांचित है। वह क्लोवर की आधिकारिक सदस्य बनने पर खुश महसूस करती है और लड़कियां उसे अंदर ले जाती हैं। हालांकि जेनी अपने सिर के साथ द्वार में खड़ी है और यूके पूछता है कि क्या वह अपनी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती है। वह भावनात्मक रूप से उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वह अपनी पार्टी में रहने के लायक नहीं है। रेशम और अन्य लोग यह सुनने के लिए द्वार पर लौटते हैं और वे जेनी को बताते हैं कि वह अब उनमें से एक है।
वे उसे याद दिलाते हैं कि उसने अपनी जान बचाई है, इसलिए सब कुछ उनके बीच भी है और वे निश्चित रूप से अपनी पार्टी में एक और सदस्य के साथ लाभ उठा सकते हैं। जेमी को उनकी तरह के शब्दों को सुनने के लिए आंसू में ले जाया जाता है और फिर स्वागत पार्टी शुरू होती है। यूके ने टोस्ट बनाने के लिए अपना गिलास उठाया, लेकिन मरीना ने उसे बाधित करते हुए कहा कि उनमें से 6 हैं और उसने कभी 6 पत्ती वाले तिप्तिया घास के बारे में नहीं सुना। यहाँ तक कि बारिश ने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन जेमी के पास है और वह कहती है कि फूलों की भाषा में 6 पत्ती वाले तिप्तिया घास का अर्थ है महिमा। यूके को यह सुनकर खुशी हुई कि उनकी पार्टी का नाम अभी भी समझ में आता है और वह अपने भविष्य के लिए एक टोस्ट बनाता है। एक बार पार्टी खत्म हो जाने के बाद वह जेमी को घर ले जाता है और वे पुराने समय के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। युग का कहना है कि जब वह पहली बार शहर में आया था तो उसने जेमी की प्रशंसा की क्योंकि वह एक देश बम्पकिन था और उसने सिटी गर्ल वाइब्स को छोड़ दिया। जेमी भी उस समय को याद करती है जब यूके शहर की अधिकांश चीजों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट था। अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए यूके का कहना है कि साइमन उसके समान था, लेकिन साइमन का उल्लेख बहुत जल्दी बातचीत के मूड को बदल देता है। यूके और जेनी दोनों ने एक साहसी पार्टी के रूप में अपने पहले मिशन के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया और यूके का कहना है कि भले ही चीजें उनके लिए अच्छी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने थंडर पाइक के साथ मजे किए थे। वह तब कहता है कि शायद यह उसकी गलती है कि थंडर पाइक पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन जेमी ऐसा नहीं सोचता। यूके का कहना है कि अगर वह पार्टी के अन्य सदस्यों का सामना करते तो चीजें अलग होती, लेकिन जेमी का कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत के मूल्य का एहसास नहीं हुआ होगा और वह वैसे भी उन्हें छोड़ दिया होगा। वह यूके का हाथ रखती है, उसे बताती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। वह कहती है कि वह एक बार जब उस पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है और वह फिर से एक साहसी बन जाती है तो वह उसे चुकाएगी। अपने घर को छोड़ने के बाद युक वापस अपनी जगह पर लौटता है और बारिश के बर्तन खुद को धोता है। वह उसे बताती है कि नीम वास्तव में आज में ही अपना सारा सामान ले जाने के बारे में उत्साहित था, इसलिए उसने उसकी मदद करने के लिए मरीना और रेशम को ले लिया। बारिश को पीछे रहना था क्योंकि वह रॉक पेपर कैंची में हार गई थी और अब उसे अकेले व्यंजन करना है। युक उसकी मदद करना शुरू कर देता है और बारिश को खुद को एक साथ काम करते हुए देखकर मजा आने लगता है। वह कहती है कि वे एक नवविवाहित जोड़े की तरह दिखते हैं और यह कथन युक को पूरी तरह से बंद कर देता है। बारिश यह बताने लगती है कि उसने इतनी हैरान कर दी और वह यूके को अपनी भावनाओं के साथ साफ करने के लिए कहती है। वह अचानक अपना हाथ पकड़ता है और वे दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं क्योंकि यूके कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को घूरने के बाद बारिश ने उसे गाल पर चूम लिया, उसे बताया कि यह है कि वह कैसा महसूस करती है और उसे बाद में अपना जवाब देने के लिए कहती है। यूके अब पूरी तरह से भड़क गया है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, नेने और अन्य लौट आए। वे यूके को भारी सामान को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए बुलाते हैं और वह भाग जाता है, फिर भी लाल रंग का होता है। एक महीने बाद क्लोवर पार्टी पर निलंबन को अंततः हटा दिया जाता है और यूके उपलब्ध क्वेस्ट्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए गिल्ड बिल्डिंग का दौरा करता है। रिसेप्शनिस्ट के पास उसके लिए एक छोटी सी अंदरूनी सूत्र की खबर है और वह उसे सूचित करती है कि हाल ही में एक नए कालकोठरी की खोज की गई है। यूके यह सुनकर हैरान है कि क्योंकि अंतिम कालकोठरी को 10 साल पहले खोजा गया था। रिसेप्शनिस्ट उसे कालकोठरी के स्थान के बारे में बताता है और कहता है कि क्लोवर पार्टी की वापसी लाइव स्ट्रीम करने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। यूके इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है और फिर रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि शाही विद्वानों को लगता है कि अन्य सभी कालकोठरी के साथ असामान्यताएं इस नए कालकोठरी की उपस्थिति के कारण थीं। चूंकि क्लोवर पार्टी ने अनंत अंधेरे कालकोठरी की जांच करने के लिए एक महान काम किया था, इसलिए विद्वान चाहते हैं कि वे नए कालकोठरी की भी जांच करें और किंगडम ने उनके लिए एक आधिकारिक मिशन अनुरोध जारी किया है। यूके आश्चर्यचकित है और यह जानकर रोमांचित है कि राज्य अपनी पार्टी को एक और शानदार मौका दे रहा है, लेकिन वह अपने पार्टी के सदस्यों से परामर्श करने से पहले अनुरोध का जवाब नहीं दे सकते। वह लड़कियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए घर लौटता है, लेकिन वह केवल मरीना को अपने गियर पर रखरखाव करते हुए पाता है, जबकि अन्य 3 कहीं और व्यस्त हैं। युक ने उन्हें रात के खाने में मिशन के अनुरोध के बारे में बताने का फैसला किया और मरीना उसे बताती है कि वह गिल्ड में थोड़ी देर के लिए जा रही है क्योंकि जेमे के पास उसके साथ साझा करने के लिए कुछ रोमांचक था। जैसे ही वह निकलता है, बारिश उसके बालों को गीला करने के साथ स्नान से बाहर निकलती है और यूके से कहती है कि वह उसे उसके लिए सूखा। वह जैसा बताता है वैसा ही करता है और उसके बाद एक झपकी के लिए बारिश होती है। यूके को उसके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह प्रस्ताव पर कूदने के लिए एक विम्प है। तभी रेशम उसके लिए कुछ कॉफी के साथ वहां आता है और जैसा कि वे एक घूंट के लिए बैठते हैं, यूके ने अपने पहले के साथ जानकारी साझा करने का फैसला किया क्योंकि वह पार्टी का सबसे जिम्मेदार सदस्य है। रेशम भी वास्तव में नए कालकोठरी के बारे में सुनने के लिए उत्साहित है और यूके से पूछता है कि क्या उसके पास मिशन के बारे में कोई विवरण है। वह उसे बताता है कि वह विवरण मांगना भूल गया और एक बार फिर से गिल्ड का दौरा करने का फैसला किया। रेशम उसे गिल्ड में भी जाने का दौरा करने के लिए कहता है और उसे और उसके भाई को उस पार्टी में आमंत्रित करता है जिसे वे अपने निलंबन के अंत का जश्न मनाने के लिए फेंक रहे हैं। यूके उसे बताता है कि वह ऐसा करेगा और फिर रेशम अचानक शर्मीली अभिनय करना शुरू कर देता है, उसे कुछ खाली समय लेने और उसे खराब करने के लिए कह रहा है जैसे वह बारिश खराब करता है। सुनकर युक पैनिक्स, लेकिन रेशम ने इसे एक मजाक के रूप में खारिज कर दिया और उसे नए कालकोठरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गिल्ड को भेज दिया। जल्द ही युक और लड़कियों को डन्ना शहर के प्रमुख हैं जहां नया कालकोठरी मिली है।
यूके एक गाड़ी चलाता है जबकि लड़कियां इस बात के बारे में बात करती रहती हैं कि वे एक नए कालकोठरी का पता लगाने के लिए एक दूर शहर में जाने के लिए कितने उत्साहित हैं। 2 सप्ताह की यात्रा के बाद वे अंततः व्यापार शहर डन्ना तक पहुंचते हैं। वे शहर में प्रवेश करते ही तुरंत बाजार में पहुंच जाते हैं और पाते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्टोर हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे हैं। यूके ने मरीना को यह कहते हुए बाहर कर दिया कि यहाँ के लोग घोंघे कीचड़ में 3 आंखों वाले मेंढकों को खाते हैं, लेकिन फिर उसे बताता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। उनका सुझाव है कि उन्हें कालकोठरी अन्वेषण मिशन पर जाने से पहले इस शहर में भोजन की कोशिश करनी चाहिए और फिर शासन करने का वादा करते हैं कि वह उसके साथ एक कलाकृति की दुकान पर भी जाएंगे। रेन ने नोटिस किया कि बहुत सारे साहसी बाजार में हैं और यूके को संदेह है कि नए कालकोठरी की खबर पहले ही फैल चुकी है। वह बताते हैं कि यहाँ तक कि पास के देशों के साहसी और सैनिक भी हैं। जिस राष्ट्र की उपस्थिति को सबसे अधिक दृढ़ता से महसूस किया जाता है वह है साल्मुटेरिया, एक बहुत ही सख्त सामाजिक पदानुक्रम के साथ पास का देश। युक लड़कियों को बताता है कि जब उनके परिवार और ब्लड लाइन की बात आती है तो साल्मुटेरिया में लोग काफी गर्व और कठोर होते हैं। इसलिए उन सभी के कपड़ों पर अद्वितीय डिजाइन होते हैं जो उनके परिवार और स्थिति को दिखाते हैं। मरीना का सुझाव है कि वे व्यावहारिक रूप से एक परिवार भी हैं, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी के लिए मैचिंग क्लोक्स और आर्म बैंड भी डिजाइन करना चाहिए। हर कोई इस विचार को पसंद करता है और यूके कहते हैं कि वह बाद में कुछ के साथ आएंगे, लेकिन फिर वह मिलान सामान को उपयोगी बनाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जल्द ही वे एडवेंचरर के गिल्ड तक पहुंचते हैं और जब यूके और सिल्क गिल्ड मास्टर से बात करने जाते हैं तो बाकी लड़कियां पब में चिल करने का फैसला करती हैं। युक और रेशम से मिलते हैं, बदसूरत बूढ़े हग मनीला से मिलते हैं जो इस शहर के गिल्ड मास्टर हैं, और फिर रेशम ने उससे मिशन के विवरण के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मनीला उन्हें बताती है कि उन्हें कालकोठरी को मैप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि वे चाहते हैं। वह यह भी कहती हैं कि क्लोवर पार्टी को इसकी खोज के दौरान जो सभी आइटम मिलते हैं वे रखने के लिए उनकी हैं, लेकिन गिल्ड पहले उनकी जांच करेगा और खतरनाक होने की स्थिति में उन्हें एक सूची में डाल देगा। जबकि रेशम बूढ़ी औरत के साथ बात कर रहा है, यूके उसे घूरता रहता है। वह उसे कहती है कि वह उसे अशिष्ट करने की कोशिश करना बंद कर दे क्योंकि वह असभ्य है, और यूके तुरंत माफी मांगता है। मनीला उसे बताती है कि उसके लिए यह स्वाभाविक है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो वह पहली बार मिला है, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि वे पिछले कुछ समय से ईमानदार व्यापार भागीदार बनने जा रहे हैं। वह फिर यूके को बताती है कि वह सिर्फ एक साधारण बूढ़ी औरत नहीं है, बल्कि दिग्गज पार्टी की एक सदस्य है जो अनंत अंधेरे कालकोठरी की अंतिम मंजिल पर पहुंची थी। बेनवुड पिछले शहर के गिल्ड मास्टर पार्टी के सदस्य थे और इसलिए गाथा यूके के चाचा थे जिन्होंने उन्हें एक साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। यह सब सुनकर यूके चकित है और फिर मनीला उसे उसके चारों ओर इतना घबराने से रोकने के लिए कहती है। वह उसे मिशन के लिए शुभकामनाएं देती है और फिर उसे सराय को एक नक्शा देती है जहां उसने अपनी पार्टी के रहने की व्यवस्था की है। एक बार जब वे गिल्ड छोड़ देते हैं तो यूके और सिल्क दोनों आराम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पुराने हाथ के साथ होने के कारण वास्तव में उन्हें थका दिया जाता है। वे उस होटल की जांच करने का फैसला करते हैं जो उसने अपने पार्टी के बाकी सदस्यों को सराय से लेने के बाद उनके लिए व्यवस्था की है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे उन्हें साल्मुटेरिया के एक समूह के साथ लड़ाई में पाते हैं। साल्मुटेरिया के लोग एक अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से मरीना और अन्य लोगों पर नाराज हैं जो अपनी जमीन पकड़ते हैं और उन्हें खो जाने के लिए कहते हैं। जबकि बाकी ग्राहक एक लड़ाई के टूटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यूके वहां पहुंचता है और तुरंत मामले को हल करने के लिए आगे बढ़ता है। मरीना उसे बताती है कि ये कमीने उन्हें अपने पे डालने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर कुछ यूके को पता चलता है कि वे आक्रामक रूप से अपनी लड़कियों को लेने की कोशिश कर रहे थे, और वह पुरुषों को बताता है कि उन्हें अपने दोस्तों से दूर रहना चाहिए। हालांकि उनका सलाम्यूशन निशान तक नहीं है, और वह नशे में पुरुषों को बताता है कि उनकी पार्टी की सभी महिलाएं उनकी पत्नियां हैं और वह हर रात उनसे प्यार करती हैं। पुरुषों को इस पर अचंभित कर दिया जाता है और तुरंत छोड़ दिया जाता है, और केवल राइन वास्तव में समझता है कि यूक ने अभी क्या कहा है। एक बार जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो भीड़ फैल जाती है, लेकिन बारिश और नींद अभी भी उग्र हैं। उसके बाद यूके लड़कियों को उस जगह की ओर ले जाता है जो वे रहेंगे, और रास्ते में वह बताते हैं कि सिल्मुटेरिया सभी नारीवादियों का सबसे बुरा सपना है क्योंकि महिलाओं को वहां संपत्ति के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि शराबी लोगों ने खुद को मरीना और अन्य लोगों पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास सख्त कानून भी हैं जो उन पर बैकफायर कर सकते हैं यदि वे किसी अन्य व्यक्ति की महिला को चोरी करने की कोशिश करते हैं। यूके बताते हैं कि जब उन्होंने कहा कि वे उनके साथी थे तो पुरुषों ने अपनी बात समझी होगी और संघर्ष से बचने के लिए छोड़ दिया होगा। मरीना विनम्र यह सोचने पर उत्साहित हो जाता है कि यूके ने उसे अपनी संपत्ति कहा, लेकिन वह उसे बताता है कि उसका मतलब नहीं है। वह उसे पार्टी के लिए जल्दी से मैचिंग क्लोक बनाने के लिए कहती है ताकि हर कोई जान सके कि वे उससे संबंधित हैं। तभी राइन ने युग को यह भी बताया कि उसका साल्मुटेरियन सही नहीं था, लेकिन यह समझाने के बजाय कि उसने वास्तव में क्या कहा, वह बेकाबू होकर टकराने लगती है। जल्द ही वे अपने होटल में पहुंचते हैं और एल्फ मैनेजर क्लोवर पार्टी का एक बड़ा प्रशंसक बन जाता है। वह उन्हें बताती है कि उनके सभी खर्च गिल्ड द्वारा कवर किए जाएंगे, इसलिए वे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। इसके अलावा पूरा होटल उनके लिए आरक्षित है जब तक वे यहाँ रहने जा रहे हैं, और प्रबंधक उन्हें दूसरी मंजिल पर किसी भी कमरे को लेने के लिए कहता है।
यूके और अन्य लोग उसे उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रबंधक ने अपने कमरे में जाने से पहले उन्हें अपने होटल की विशेषता दिखाने का फैसला किया। वह उन्हें पिछवाड़े में एक गर्म झरने की ओर ले जाती है और केवल नेने ने पहले एक देखा है। वह उत्सुकता से अपने दोस्तों को बताती है कि हॉट स्प्रिंग्स कैसे काम करते हैं और रात के खाने से पहले उन्हें अपने साथ डुबाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले दिन यूके और सिल्क आगामी मिशन के लिए अपनी रणनीति समझाने के लिए एक बैठक आयोजित करते हैं। वे कहते हैं कि वे अनंत अंधेरे कालकोठरी मिशन के दौरान उपयोग किए जाने वाले उसी पैटर्न का पालन करेंगे और सब कुछ लाइव स्ट्रीम। उनका लक्ष्य 5वीं मंजिल तक कालकोठरी का पूरी तरह से पता लगाना है, जिसके बाद यह जनता के लिए खुला रहेगा। रेशम बताते हैं कि वे केवल यह जानते हैं कि कालकोठरी की पहली मंजिल आंशिक रूप से पानी के नीचे है और वे वहां बहुत सारे पानी और बग प्रकार के राक्षस पा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कालकोठरी की खोज करते समय उपवास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 अन्य पार्टियां हैं जिन्हें उनके समान मिशन पर भेजा जाएगा। यूके लड़कियों को बताता है कि उन्हें इस अन्वेषण दौड़ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य 2 पक्ष उनसे अधिक अनुभवी हैं और अगर वे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं तो वे घायल हो सकते हैं। यह समझाने के बाद यूके का कहना है कि पहले दिन वे दूसरी मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे और फिर पूरी पहली मंजिल को कवर करने के लिए एक अच्छा विचार प्राप्त करेंगे कि गहरी मंजिल क्या है। वह तब नेने को बताता है कि उसकी एयरफ्लो कलाकृतियों को सभी पानी के कारण कालकोठरी में रास्ता खोजने में मदद नहीं हो सकती है, इसलिए उसे उचित तरीके से खोजने के लिए दूसरे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद रेशम सभी को दिन के अंत तक अपनी तैयारी खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वे सुबह के समय कालकोठरी में जा रहे हैं। अगले दिन वे कालकोठरी के स्थान पर जाते हैं और मनीला शाही विद्वानों द्वारा स्थापित अवलोकन केंद्र में उनका अभिवादन करने के लिए वहां है। मरीना उसे कालकोठरी का नाम पूछती है और मनीलिस का कहना है कि इसका नाम अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि वे नहीं जानते कि अंदर क्या है। वह मरीना को यह कहकर प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है कि उसकी पार्टी कालकोठरी का नाम लेने वाली हो सकती है और हर कोई यह सुनकर उत्साहित हो जाता है। इसके साथ वे कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर जाते हैं और यूके दुनिया को यह बताने के लिए जीवंतता शुरू कर देता है कि तिप्तिया घास आज एक नए कालकोठरी का पता लगाने जा रहा है। पार्टी कालकोठरी में प्रवेश करती है और जब यूके और लड़कियां नए कालकोठरी से अपनी अपेक्षाओं के बारे में उत्साह से चैट कर रही हैं, तो नेने ने आगे के रास्ते को खत्म कर दिया। यूके उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ खास लगता है और कैट गर्ल उसे बताती है कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह पहचानती नहीं है या यहाँ तक कि समझती है। हर कोई उसका अनुसरण करता है और नीन उन्हें एक दर्पण का उपयोग करके कोने के चारों ओर अजीब तैरती हुई श्रृंखला दिखाता है। यहाँ तक कि यूके ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन उसे एक राक्षस होने का संदेह है, इसलिए वह लड़कियों को बताता है कि वे उस पर हमला करने जा रहे हैं। वह चेन मॉन्स्टर में भागने से पहले अपनी शारीरिक क्षमताओं को पूरा करता है, जो अपनी सीमा में आते ही उन पर हमला करना शुरू कर देता है। यूके ने अपने डिबक्स का उपयोग इसे धीमा करने के लिए किया, जिससे मरीना और नेने को इसे करीब से हमला करने का मौका मिलता है, लेकिन वे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। राक्षस अचानक चट्टानों को पकड़ लेता है और उन्हें पार्टी में लीड करना शुरू कर देता है, इसलिए यूके ने इसे एक और दौड़ के साथ हिट किया। राक्षस ने जवाब में उस पर हमला किया, लेकिन बारिश ने थंडरबोल्ट का उपयोग करके इसे रोक दिया। जिस तरह राक्षस को उसके हमले से पीछे धकेल दिया जाता है, मरीना उस पर छलांग लगाती है, चेन और राक्षस के कोर को आधे में मारने के लिए उसके अंतिम कदम को उजागर करती है। वह वास्तव में इस लड़ाई के बाद थक गई है और यूके ने उस दुश्मन का विश्लेषण करने का फैसला किया जो वे आगे बढ़ने से पहले लड़े थे। न तो बारिश और न ही रेशम के पास एक स्पष्ट विचार है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि राक्षस एक जादू प्राणी की तरह था, लेकिन इसमें लाश जैसी अंधेरी और भ्रष्ट ऊर्जा भी थी। युग ने फैसला किया कि शाही विद्वानों को डिकोडिंग प्रक्रिया को संभालने देना सबसे अच्छा है और वह राक्षस के टुकड़ों को उठाना शुरू कर देता है। शासनकाल अचानक मलबे में एक चमकदार अंगूठी को नोटिस करता है और युग उसे उठाता है। वह इसे मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी उपयोगी जानकारी नहीं पाता है, इसलिए वह इसे विद्वानों के लिए भी छोड़ देता है। उसके बाद निंग जल्दी से आगे के क्षेत्र को स्काउट करने का फैसला करता है और यूके को चिंता होने लगती है कि यह कालकोठरी वास्तव में मुश्किल हो सकती है अगर वे बल्ले से इस तरह के एक मजबूत राक्षस का सामना करते हैं। मरीना के पास राक्षस के बारे में कुछ इनपुट है और वह दावा करती है कि यह एक मानव की तरह महसूस किया। वह बताती है कि उसकी समुराई की नौकरी उसे इस बारे में एक विचार देती है कि वह क्या मार रही है, और बारिश उसके साथ सहमत है, क्योंकि यहाँ तक कि जब वे राक्षस को मारते हैं तब भी इसने कोई जादू पत्थर नहीं गिराया। जबकि हर कोई सोच रहा है कि राक्षस वास्तव में क्या था, नेने दूसरी मंजिल पर सीढ़ी खोजने के बाद लौटता है। हालांकि वह सभी को यह बताकर झटका देती है कि सीढ़ियां नीचे जाने के बजाय ऊपर जाती हैं, जैसे वे सामान्य काल कोठरी में करते हैं। युग उत्सुक है, लेकिन तब नेने का कहना है कि उसे आगे एक और अजीब चीज मिली। वह समूह को एक छोटे से अध्ययन क्षेत्र की ओर ले जाती है जो अजीब तरह से बाहर लगता है। युग एक दराज में एक पुस्तक पाता है और बारिश के बाद यह पुष्टि करता है कि यह शापित नहीं है। वह इसे खोलता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह भाषा नहीं पढ़ सकता है। वह फैसला करता है कि उन्हें सीढ़ियों पर जाना चाहिए और अपने अगले कदम की योजना बनाने से पहले वहां आराम करना चाहिए, लेकिन जैसा कि वह सुरक्षित क्षेत्र में उज्ज्वल रोशनी को देखता है, उसे अचानक साइमन के क्रूर भाग्य की याद दिलाई जाती है। मेमोरी से पीटीएसडी यूके को तीव्रता से चोट पहुंचाने लगता है और वह लाइव स्ट्रीम को काट देता है, क्योंकि वह लड़कियों को बताता है कि उन्हें अब आराम करना चाहिए। वे उसके बारे में चिंतित हैं और बारिश ने उसे झपकी लेने के लिए कहने से पहले रोशनी से बचाने के लिए उसके सिर पर बागे डाल दिया। यूके अपने प्रस्ताव पर ले जाता है और थोड़ी देर के लिए उसकी गोद में सोने के बाद वह ताजा हो जाता है।
फिर वह अपने चिंतित दोस्तों को बताता है कि कैसे रोशनी ने उसे उस दिन आकाश की याद दिला दी जिस दिन उसने साइमन से लड़ाई की, जिससे उसके पीटीएसडी ने ट्रिगर किया। लड़कियां अचानक उससे चिपकी रहती हैं, अपने अवैतनिक चिकित्सक होने की पेशकश करती हैं, लेकिन यूके उन्हें बताता है कि वह अब ठीक है। अपने आघात से निपटने के बाद वह उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पहली मंजिल का पता लगाना चाहिए या दूसरी मंजिल पर जाना चाहिए, और लड़कियां दूसरे विकल्प का चयन करती हैं। यूके लोकतंत्र में विश्वास करता है, इसलिए वह बहुमत के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन कुछ और करने से पहले वह उन्हें बताता है कि यह दोपहर का भोजन है। जब वह खाना बनाना शुरू कर देता है तो मरीना एक और वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन लाती है ताकि वे अधिकतम लाभ के लिए दूसरे चैनल पर अपने कालकोठरी खाना पकाने के वीडियो को जीवंत कर सकें। लंच ब्रेक के बाद पार्टी दूसरी मंजिल पर जाती है। उनके झटके के लिए दूसरी मंजिल एक अच्छी तरह से बनाए रखा शहर के रूप में है जो यूके को अनंत अंधेरे कालकोठरी से फ्लैशबैक देता है। उसे पता चलता है कि वास्तव में कुछ अजीब यहाँ हो रहा है और वह लड़कियों को बताता है कि उन्हें वापस से करने की आवश्यकता है, जब अचानक वह एक आवाज सुनता है जो उसे बताता है कि वह सही है। हर कोई लड़ने की स्थिति में आ जाता है और फिर एक पुराना जादूगर अचानक उनके सामने कहीं से भी दिखाई देता है। वह खुद को लॉज के रूप में पेश करता है, एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति जो इस टूटी हुई दुनिया में पीछे रह गया था। यूके ने उससे पूछा कि वह इस कालकोठरी में क्यों है, और लोज को यह जानकर चकित है कि यह जगह उनकी वास्तविकता में एक कालकोठरी है। वह यूके और लड़कियों को बताता है कि इस शहर को कभी द सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। हर कोई बूढ़े आदमी के संवेदनहीन बयानों से भ्रमित है और लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या वह अब शहर में एकमात्र है। लॉग उन्हें बताता है कि राजा और शहर के सभी लोग यहाँ भी हैं, लेकिन वह स्थिति का विवरण उन्हें इस तरह से नहीं समझा सकता है कि वे समझेंगे। फिर वह काले धुएं में गायब होने लगता है, लेकिन यूके को बताता है कि वे फिर से मिलेंगे, उसे अपने पूर्ण कानूनी नाम से बुलाएंगे। यूके पैनिक्स क्योंकि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को कभी भी अपना नाम नहीं बताया, और जैसा कि उन्हें लगता है कि परसेफोन के अभिशाप को सक्रिय करने के लिए वह और भी अधिक पागल हो जाता है। वह लड़कियों को बताता है कि उन्हें अब देश करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर मरीना एक अचेतन लड़की की ओर इशारा करती है जो उनके सामने पड़ी है। उसके तुरंत बाद यूके और उनकी पार्टी कालकोठरी से बाहर आ गई और वह पुराने हक और शाही विद्वानों के पास जाता है जो उनके द्वारा देखी गई अजीब चीजों पर चर्चा करते हैं। वह यह जानकर हैरान है कि बूढ़ा आदमी लॉग लिवेस्ट्रीम में नहीं दिखा, और विद्वान को लगता है कि यूके और उसकी पार्टी मतिभ्रम कर रहे थे। विद्वान का कहना है कि वे अभी भी उन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं जो वे कालकोठरी से वापस लाए थे, और फिर मनीला ने यूके को टहलने के लिए लेने का फैसला किया। वह उसे बताती है कि ऑलगल्स पार्टी जो कालकोठरी की खोज कर रही थी उसने छोड़ दिया है क्योंकि उसके आधे सदस्य इसमें प्रवेश करने के बाद ही बीमार पड़ गए थे। वह फिर यूके से पूछती है कि वह वास्तव में कालकोठरी के बारे में क्या सोचती है, और वह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह दूसरी दुनिया की तरह महसूस हुआ। मनीला उससे सहमत लगती है और वह यूके को उसके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए कहती है क्योंकि वे उसे सही उत्तर की ओर ले जा सकते हैं। वह फिर उस लड़की के बारे में पूछती है जो उन्हें कालकोठरी में मिली थी, और यूके ने जवाब दिया कि वह अभी भी सो रही है। मनीला के जाने के बाद यूके कालकोठरी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जब अचानक वह एक पत्र को उनके तंबू में उड़ते हुए देखता है। वह एक उदास मूड में बारिश खोजने के लिए अंदर जाता है क्योंकि उसे अपने दादा से एक पत्र मिला, गिनती क्राउडर। वह सभी को बताती है कि वह एक महान परिवार की नाजायज बेटी है और गर्भवती होते ही उसकी मां को घर से बाहर कर दिया गया। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह किसी तरह मैजिक अकादमी में शामिल हो गई और एक साहसी बन गई, लेकिन अब उनके दादा, जिन्होंने कभी अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ने उन्हें वापस बुलाकर एक पत्र भेजा। जैसे ही रेन रोना शुरू कर देता है, युक ने यह जानने के लिए पत्र पढ़ा कि काउंट क्राउडर ने रेन की शादी को दूसरे राजकुमार के साथ साल्मुटेरिया के साथ तय किया है। वह अभी भी उसे एक कमीने कहता है और उसे आभारी होने के लिए कहता है कि उसे परिवार की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और हर कोई इसे पढ़ने पर उग्र हो जाता है। बारिश वास्तव में तबाह हो जाती है और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन मरीना उसे बताती है कि समस्या का एक सरल समाधान है जो इसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। वह बताती हैं कि रेन का नाम पत्र पर भी नहीं लिखा गया है, इसलिए वे दिखावा करेंगे कि यह उसके लिए नहीं था, और हालांकि यह वास्तव में गूंगा लगता है, यूके उस विचार के साथ बोर्ड पर है। वह पत्र को जलाता है, यह कहते हुए कि अब कोई सबूत नहीं है कि उन्हें भी मिला है, और राहत की बारिश ने उसे गले लगाया और रोने लगता है। युक ने उसे सुकून दिया, यह कहते हुए कि अगर गिनती फिर से उस तक पहुंचने की कोशिश करती है तो वे एक बेहतर योजना के साथ आएंगे। फिर वह नेने से गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से संपर्क करने के लिए कहता है, जो उसके गुरु भी हैं, और उससे अनुरोध करते हैं कि वह गिनती और सैल्मुटेरिया के दूसरे राजकुमार पर सभी जानकारी एकत्र करें। वह यह भी चाहता है कि वह किसी भी सबूत को मिटा दे कि बारिश काउंट के परिवार से है, और नेन को यह भी पता चलता है कि उसके गुरु दिन में एक किंवदंती थे। उसके बाद यूके ने मरीना और सिल्क को अगले कालकोठरी रन की तैयारी करने के लिए कहा, जबकि वह बात करने के लिए बाहर बारिश लेता है। वह उसे बताता है कि उसे अपने परिवार से बचाने के लिए एक लापरवाह विचार है, लेकिन इसमें शादी शामिल है। यूके के रूप में बारिश के ब्लश बताते हैं कि अगर वह उससे शादी करती है तो वह सलामिटेरिया के नियमों के अनुसार उसकी संपत्ति बन जाती है, और फिर उस देश का कोई भी उसे उससे दूर नहीं ले जा सकता है। बारिश को योजना के बारे में कोई संदेह या संकोच नहीं है, और वह यूके की पत्नी होने के लिए सहमत है, भले ही यह सिर्फ एक अधिनियम हो। अगली सुबह यूके और जैक दूसरी पार्टी के नेता मनीला के साथ मिलते हैं। कौन उन्हें बताता है कि वे सभी के बाद कालकोठरी अन्वेषण मिशन जारी रखने जा रहे हैं।
जैक वास्तव में इसके बारे में उत्साहित है और यूके के खिलाफ भी काफी शत्रुतापूर्ण है क्योंकि वह उसे बताता है कि उसकी पार्टी पहले कालकोठरी का पता लगाने जा रही है। अजीबोगरीब के पत्तों के बाद मनीला यूके को बताती है कि शासन के साथ उसकी शादी को मंजूरी दे दी गई है और उसे पूरा विश्वास है कि शादी लंबे समय तक नकली नहीं रहेगी। उसके बाद युक और उनकी लड़कियां दूसरी मंजिल पर शहर का पता लगाने के लिए एक बार फिर से कालकोठरी में जाती हैं। मिन इसे हमेशा की तरह स्काउट करने के लिए आगे बढ़ता है और वह तुरंत शहर के वर्ग में एक विशाल कोकून के बारे में बताने के लिए वापस दौड़ता है जो डरावना और खतरनाक लगता है। प्रत्येक स्तंभ पर एक कोकून होता है और बारिश में एक अंधेरे और दूषित मन को उनसे छोड़ा जा रहा है जो चेन मॉन्स्टर के समान है। नीम कोकून को स्काउट करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह उनके पास जाती है वह कोकून की आग से सम्मोहित हो जाती है। उसके तुरंत बाद कोकून के पेट के सामने एक मुंह दिखाई देता है और यह नेम की ओर उसे पूरी तरह से निगलने के लिए फेफड़ा करता है। सौभाग्य से यूके उसे राक्षस भोजन बनने से बचाता है और एक बार नीम कोकून से एक सुरक्षित दूरी पर है